में अपन सभी ने देखा था लू फेंग स्क्रिप्चर वर्ल्ड पवेलियन के अंदर आ गया होता है और ये पहली बार था कि वो सेकंड फ्लोर तक जा सका था। वहाँ पे इतनी सारी बुक देख के लू फेंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसे यहाँ पे क्या चूज करना है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके रैंडमली एक बुक को चूज कर लेता है। तभी लू फेंग एक बुक को चूज करने के बाद अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर लू फेंग को एडवाइस देता है कि आपको यहाँ पे इस बुक को चूज नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने जिस टेक्निक को चूज करा है उसका नाम है बर्न ब्राइट स्वॉर्ड। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम टेक्निक है जो कि ह्यूमन बॉडी की ब्राइट फायर एनर्जी को गैदर करते हुए अपने सामने वाले एनिमी के ऊपर अटैक करती है। लेकिन इस टेक्निक से जो होल्डर होता है उसको भी काफी ज्यादा हर्ट होता है। ये जो टेक्निक है इसके लिए बहुत ज्यादा हाई कंट्रोल की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी केयरलेस होते तो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है लू फेंग तुम एक काम करो, तुम दूसरी बुक को चूज कर लो कि इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि वो टेक्निक आपको शूट करनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर की ये सारी बातें सुन के लू फेंग को उस बुक का लेने का काफी ज्यादा मन कर रहा होता है। वो यहाँ पे उस टेक्निक के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस टेक्निक की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल उसके लिए सूटेबल है। उसके पास यहाँ पे वज्र बॉडी जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी है और वहीं फायर मास्टर जैसा टैलेंट। इसका मतलब ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है और मैं यहाँ पे व्हाइट बोन रेड फायर को बर्न ब्राइट स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर दूं, शायद से मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रम्प कार्ड आ जाएगा। और ये सोचते हुए लू फेंग एडमिनिस्ट्रेटर को बोलता है कि मुझे यहाँ पे इसी बुक को चूज करना है। और साथ में लू फेंग ने रास्ते के अंदर गोल्डन बेल शील्ड लेने का सोचा होता है। तभी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बोलता है तुम्हें इस टेक्निक से काफी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी लू फेंग काफी कॉन्फिडेंटली बोलता है अगर मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा और ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा तो मुझे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। और एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप यहाँ पे किस्मत के अंदर भरोसा करते हैं शायद से इस टेक्निक की किस्मत में मैं लिखा था और अगर पूरी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर कोई बंदा इस टेक्निक को मास्टर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ लू फेंग। और ये सब बोलने के बाद लू फेंग और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता और स्क्रिप्चर वर्ल्ड पवेलियन से बाहर निकल जाता है। और लू फेंग के जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है लू फेंग मैंने तुम्हें बहुत बड़े खतरे के अंदर डाल दिया। जब लू फेंग स्क्रिप्चर वर्ल्ड पवेलियन से बाहर निकलता है तो सीधे स्टीवर्ड हुआंग के पास जाता है और जब हुआंग देखता है कि उसने यहाँ पे गोल्डन वेल शीट को भी लिया है तो वो बोलता है आखिर तुम इस टेक्निक को क्यों ले रहे हो, तुमने तो इसको ऑलरेडी मास्टर कर लिया है ना। लू फेंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे इस टेक्निक को इसलिए लिया कि मैं यहाँ पे पुरानी और नई टेक्निक दोनों सीख सकूँ। टेक्निक को तब तक रिफाइन कर जब तक मैं इसकी पीक तक नहीं पहुंच जाता। ये बात सुन के हुआंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि लू फेंग इतनी बड़ी बात ऐसी बोल देगा। उसने आज यहाँ पे वॉरियर के लिए सबसे बड़े प्रिंसिपल की बात करी है और वापस रास्ते में जाते हुए हुआंग सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे लू फेंग के लिए चीजें मुश्किल हो, खासकर तब तक जब तक मेरे सुपीरियर से कोई ऑर्डर ना आए। लेकिन जैसे वो इस रिपोर्ट को बताने के लिए मेंशन के अंदर एंटर करने वाला होता है उसे वहाँ पे ही फिंगो मिल जाता है और हुआंग यही सोच रहा होता है कि ही फिंगो बाहर क्यों खड़ा है, वो अंदर मेंशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा। और जब हुआंग ही फिंगो से पूछता तो ही फिंगो बताता है वो जब यहाँ पे फेसिंग द फिनिक्स को ढूंढ रहा था तो उसे यहाँ पे पता चला कि फेसिंग द फिनिक्स के घर में ही है। और सबसे बेकार बात तो ये है कि उसके यहाँ पे घर के गटर के अंदर फेंक दिया गया है। स्पीड वेपन बहुत ज्यादा शार्प होती है, इसीलिए जब वो जमीन से टकराई तो वो जमीन को तोड़ते हुए गटर के अंदर एंटर कर गई। और यहाँ पे मैंने इस जगह साफ करा दिया, उसके बावजूद भी बदबू आ रही है। लेकिन मैंने सुना है हुआंग तुम्हें बिल्कुल भी स्मेल फील नहीं होती और अभी तुम जब यहाँ पे मुझे मिले तो मुझे ये बात कंफर्म भी हो गई। यही वजह थी कि इस काम के लिए हुआंग बिल्कुल परफेक्ट बना था। ही फिंगो हुआंग को सीधे उस गटर के बॉटम के अंदर लेके जाता है ताकि वो वहाँ पे ही फिंगो के स्पीड वेपन फेसिंग द फिनिक्स को निकाल सके। वहाँ पे उस गटर को देख के स्टीवर्ड हुआंग के पसीने छूटने लगते हैं। हुआंग को यहाँ पे फील हो रहा होता है कि उसके स्मेल करने की सेंसेस वापस से लौट रही है, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचता, फटाफट स्पीड वेपन निकालने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, लू फेंग अपने घर के अंदर गोल्डन बेल शील्ड को मास्टर कर रहा होता है ताकि वो उसको एक हाई लेवल तक लेके जा सके। उसके बाद लू फेंग यहाँ पे प्लान करता है कि वो बर्न ब्राइट स्वॉर्ड को कल्टीवेट करेगा, लेकिन अगर वो इस टेक्निक को यहाँ पे कल्टीवेट करता है तो शायद से उसका घर भी जल सकता है। उस चीज को वो यहाँ पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग फिनिक्स ट्री काउंटी के बाहर की तरफ आ गया होता है और बताता है कि बर्न ब्राइट स्वॉर्ड को कल्टीवेट करने के लिए आपको बहुत देर तक सनलाइट के अंदर रहना होगा ताकि आप वहाँ से ब्राइट फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और क्योंकि ये नाइट का टाइम है और सनलाइट पॉसिबल नहीं है इसीलिए लू फेंग फर्स्ट स्टेप को स्किप करने सोचता है। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ब्राइट फायर एनर्जी किसी की इनर एनर्जी के साथ मर्ज होती है ताकि वो उसके नेचर को चेंज कर सके। इसीलिए जो भी बंदा इसको रिफाइन कर रहा है उसे ब्राइट फायर एनर्जी को इनर एनर्जी के साथ इन्फ्यूज करके कंप्रेस करना होगा और उसे ये तब तक करना होगा जब तक वहाँ से आग निकलना स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन क्योंकि लू फेंग एनर्जी गैदरिंग लेवल के सिर्फ थर्ड लेवल पे है इसीलिए उसके अंदर एनर्जी की काफी ज्यादा कमी है। लू फेंग बोलता है मैंने फर्स्ट स्टेप को छोड़ के बढ़िया काम किया, चलो फटाफट सेकंड स्टेप पे चलते हैं। और ये जो स्टेप है इसके अंदर इस चीज पे फोकस किया गया है कि आप फायर इनर एनर्जी को स्वॉर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सके। ये जो टेक्निक है इसके अंदर एनर्जी को कंप्रेस करना और रिलीज करना सिखाया गया है। आपको यहाँ पे अपने अंदर के एनर्जी को एक पॉइंट पे लेके आना है और उसके बाद वहाँ पे उसको अनलीज कर देना है। और अगर किसी बंदे को इस टेक्निक को सही से यूज करना नहीं आता तो वो इस टेक्निक को एग्जीक्यूट करने से पहले ही खुद को चोट पहुंचा लेगा। ये पढ़ने के बाद लू फेंग के पसीने छूटने लगते हैं। एनर्जी को कंप्रेस करना और रिलीज करना वो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी लू फेंग सोचता है कि वो यहाँ पे एनर्जी को कंप्रेस करते हुए व्हाइट बोन रेड फायर को रिलीज करेगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग वुड किंग स्वॉर्ड को समन करता है। उसने यहाँ पे बर्न ब्राइट स्वॉर्ड को सीखने का बहुत इजी तरीका निकाला है। वो वुड किंग स्वॉर्ड के ऊपर व्हाइट बोन रेड फायर को समन करेगा, उससे
वहाँ पे एक एनर्जी स्लैश लगाने का ट्राई करेगा। और अगर ये टेक्निक यहाँ पे काम कर जाती है तो व्हाइट बोन रेड फायर से सीधे अटैक करने से अच्छा इसको वुड किंग स्वॉर्ड के साथ अटैक करने से ये ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर होगी। और थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स के बाद लू फेंग व्हाइट बोन रेड फायर को वुड किंग स्वॉर्ड के ऊपर कंप्रेस कर लेता है और ये करने में उसको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हालांकि जब वो वुड किंग स्वॉर्ड और व्हाइट बोन रेड फायर के हेल्थ से एक स्लैश लगाता है तो व्हाइट बोन रेड फायर उस स्वॉर्ड से फिसल के ऊपर की तरफ चला जाता है। लू फेंग के ऊपर ही फट जाता है जिस वजह से लू फेंग की बेइज्जती हो जाती है। हालांकि ये होने के बावजूद लू फेंग बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होता। जैसा जैसा बर्न ब्राइट स्वॉर्ड के मेथड के अंदर लिखा हुआ था वो वैसे वैसे उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि पहले हुआ था व्हाइट बोन रेड फायर वापस से उसी के ऊपर फट जाती है और लगातार फेल होने के बाद लू फेंग फाइनली अपने स्वॉर्ड के ऊपर व्हाइट बोन रेड फायर को कंसंट्रेट कर लेता है और एक माउंटेन की तरफ काफी ज्यादा स्ट्रेस लगाता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से वो माउंटेन दो हिस्से में बढ़ जाता है। वो स्लैश अभी भी नहीं रुकता और सीधे फिनिश ट्री काउंटी की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते फिनिश ट्री काउंटी में आसमान के ऊपर एक काफी ज्यादा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऐसा लग रहा था कि रात कितने दिन हो गया। और इस ट्राई के सक्सेसफुल होने के बाद लू फेंग को पता चल जाता है कि बर्न ब्राइट स्वॉर्ड का रियल नेचर क्या है। यहाँ पे आपको फायर एनर्जी को काफी ज्यादा कंप्रेस करते हुए बहुत ही तेजी से अनलिश करना है तभी जाके सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन जब वो वहाँ पे रियलाइज करता है कि उसने जो स्लैश लगाया था वो सीधे फिनिश ट्री काउंटी की तरफ गया है तो उसको यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर यहाँ पे मेरी इस एक्सप्लोजन की स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से किसी को हार्म हुआ होगा तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा। ये पता चलने के बाद लू फेंग फटाफट से फिनिश ट्री काउंटी की तरफ जाने लगता है। तो उसके वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे एक ग्रुप आता है। वहाँ पे उस ग्रुप का लीडर एक हेवन रैंक का डीमन सॉर्सर होता है जो कि फिनिक्स ट्री काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो से आया था। यहाँ पे आते ही हेवन रैंक के डीमन सॉर्सर को फील होता है कि यहाँ पे व्हाइट बोन रेड फायर का यूज किया गया था और व्हाइट बोन रेड फायर को रिफाइन करने का मेथड काफी ज्यादा यूनिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड डीमन सेट वालों के पास है। और यहाँ पे जमीन के ऊपर जो निशान मिलते हैं वो क्लियरली बताते हैं यहाँ पे जो भी बंदा प्रेजेंट था वो व्हाइट बोन रेड फायर को स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मर्ज करा था। और ये सब देखने का पता चलता है कि जिस बंदे ने ये स्ट्राइक लगाई वो कोई ना कोई ब्लड डीमन सेट का ग्रैंड मास्टर था जो कि फायर कंट्रोल और शॉटमैनशिप के अंदर काफी अच्छा है। हेवन रैंक का डीमन सॉर्सर आगे बोलता है यहाँ तक मुझे ये भी लग रहा है कि इसके साथ जो शॉट टेक्निक यूज किया गया है वो है बर्न ब्राइट शॉट टेक्निक जो कि हमारे डीमन कैचिंग ब्यूरो की टेक्निक है। इसका मतलब जो भी बंदा यहाँ प्रेजेंट था वो या फिर तो डीमन कैचिंग ब्यूरो से है और या फिर हमारे डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर ब्लड डीमन सेट का कोई स्पाई है। तो वैसे ही ब्लड डीमन सेट वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा डीमन कैचिंग ब्यूरो ही है। तो शायद से ये स्ट्राइक लगा के वो हमारे अगेंस्ट एक सिग्नल दे रहे हैं। हेवन रैंक का डीमन सॉर्सर सोच रहा होता है कि शायद से उनका इंटेंशन ये है वो यहाँ पे फिनिश ट्री काउंटिंग के अंदर इन्हें ट्रेलर के पावर हाउस को भेजेंगे क्योंकि नाइट के अंदर जाके अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाएगा और वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन हाँ उससे एक भी बंदे को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ वो सिर्फ डीमन कैचिंग ब्यूरो को प्रोवोक करने के लिए होगा। और ये यहाँ पे बर्न ब्राइट शॉट की टेक्निक को दिखाते हुए ये बताना चाहते हैं कि डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर उनका स्पाई है जो कि उनके सारे सीक्रेट को ब्लड डीमन सेट वालों को बता रहा है। इन सारी बातों को इंटरकनेक्ट करने में मुझे पता चल रहा है कि वो सारे लोग कैंडल डार्क स्वॉर्ड के पीछे है। जो कैंडल डार्क स्वॉर्ड ये एक अर्थ रैंक का मीडियम लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक है और उसी के साथ में जो बर्न ब्राइट स्वॉर्ड है जो कि इनके पास में है वो एक मिस्टीरियस रैंक की मीडियम लेवल की टेक्निक है। और ये दोनों ही टेक्निक हेवन रैंक की अंडरवर्ल्ड फ्लेम स्वॉर्ड से आई है और इन दोनों ही टेक्निक को ली किया ने प्रैक्टिस कर रखा है। दोनों को कंबाइन करने के बावजूद वो इनकम्प्लीट ही रह गई थी। इसका मतलब अगर इन दोनों टेक्निक को मर्ज भी कर दो तो भी इससे हेवन रैंक की क्रॉस अंडरवर्ल्ड फ्लेम स्वॉर्ड रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। हेवन रैंक का डीमन सॉर्सर सोचता है इसका मतलब ब्लड डीमन सेट वाले ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस इंसिडेंट से डर के कैंडल डार्क स्वॉर्ड के लोकेशन को चेंज कर दे ताकि वो लोग अपने स्पाई की हेल्प से नई लोकेशन का पता करके उसे चुरा ले। लेकिन ऐसा करने से हमें बात कंफर्म हो चुकी है जिस जगह पे वो स्वॉर्ड अभी है वो बहुत ज्यादा सेफ जगह है तो उसको वहाँ से अभी के लिए हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे दुश्मनों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमारे घर पे आके हमको प्रोवोक कर रहा है तो मैं इसी कैंडल डार्क स्वॉर्ड का यूज करते हुए ट्रैप बिछाऊंगा और उन सारे स्पाइस को पकड़ लूंगा। इससे ना सिर्फ ब्लड डीमन सेट के कोर मेंबर मारे जाएंगे बल्कि हमारे दुश्मन के पास जो फ्रेगमेंट है जिससे हेवन रैंक की टेक्निक कंप्लीट हो सकती है वो भी हमें मिल जाएगी। और वो डिसाइड करता है कि वो इससे आए की चीज अपने साथियों के साथ डिस्कस करेगा और सीढ़ी से नीचे उतरते उसके सामने लू फेंग आ जाता है और वो यहाँ पे सब कुछ ब्लड डीमन सेट वालों पर डाल रहा था। लेकिन जो असलियत में कल्प्रिट था वो उसके बाजू से निकल गया और तभी लू फेंग वहाँ पे रेस्टिंग रूम में जाता है और देखता है कि सब लोग बिल्कुल ठीक है। ये देख के लू फेंग को काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है क्योंकि आज जो लू फेंग ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उसने बर्न ब्राइट स्वॉर्ड को व्हाइट बोन रेड फायर के साथ कंबाइन कर दिया था वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस निकला और जितना उसने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर वो फ्यूचर के अंदर इस टेक्निक को ऐसे यूज करेगा तो शायद से वो यहाँ पे गलती से कुछ मासूम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि उसने जो स्ट्राइक लगाई थी वो उससे गलती से हो गई थी और वो उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाया। लेकिन ये चीज यहाँ पे इंडिकेट करती है कि उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो सके और एक्सीडेंट होने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाए। लेकिन जो पावर और शोर इस टेक्निक ने मचाया तो ये देखते हुए इसको सीक्रेटली प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी लू फेंग के दिमाग में ये बात आती है कि वो यहाँ पे व्हाइट बोन रेड फायर की जगह पे ऑर्डिनरी फ्लेम को यूज कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोन रेड फायर को नॉर्मल फ्लेम से रिप्लेस कर दूंगा
तो जो पावर निकलेगी वो काफी ज्यादा कम होगी। और मेरा जो टैलेंट है फायर मास्टरी, वो फ्लेम्स को कंट्रोल करने का टैलेंट है। तो इस तरीके से मैं बहुत इजीली नॉर्मल फ्लेम को यूज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ व्हाइट बॉन्ड डेथ का यूज करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे बर्न ब्राइट शॉट को प्रैक्टिस करना है, वो भी बिना किसी के शक हुए। ये सब सोचने के बाद लू फेंग अपनी जेब के अंदर से प्राइमोर्डियल कल्टीवेशन पिल बाहर निकालता है। ये जो पिल है ये उस मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी जरूरी है जो कि इनर एनर्जी रिलम पे है, लेकिन जो बंदा एनर्जी गैदरिंग रिलम पे है वो इसके लिए काफी कम काम आएगी। लू फेंग थोड़ा हेजिटेट करता है और सोचता है बिना इस पिल की हेल्प के मैं कभी भी इनर एनर्जी रिलम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद लू फेंग डिसाइड करता है कि वो इस पिल को खाएगा। जैसे ही पिल उसके मुंह के अंदर डिजोल्व होती है वो अपना काम करना चालू कर देती है। लू फेंग अपनी प्योर बाय टेक्निक की हेल्प से उस पिल को फटाफट से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देख के आसपास के डीमन सॉर्सरर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। वो लोग सोच रहे ये बंदा रेस्टिंग हॉल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, इसमें लू फेंग यहाँ पे एडमायर करने के लायक है। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं लू फेंग को फील हो रहा होता है कि वो अपने इंटरनल पावर के क्रिटिकल पॉइंट में पहुंच चुका है। इतना ज्यादा जोर पड़ने की वजह से लू फेंग वहाँ बहुत जोर से पाद देता है, जिसकी बदबू की वजह से पूरा हॉल मरने के कगार पे आ गया होता है। लेकिन वही लू फेंग अपनी लिमिट को ब्रेक करते हुए एनर्जी गैदरिंग रियलम के 4th लेवल पे आ गया होता है। लू फेंग ने हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइमोर्डियल कल्टीवेशन पिल इतनी काम की हो सकती है। और अगर वो यहाँ पे कुछ और प्राइमोर्डियल कल्टीवेशन पिल लेता है शायद से कुछ मिनटों के अंदर ही वो यहाँ पे इनर एनर्जी रिलम में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डीमन कैचिंग ब्यूरो है वो काफी ज्यादा कंजूस है। वो येलो रैंक का डीमन सॉर्सर बनने पे सिर्फ एक ही प्राइमोर्डियल कल्टीवेशन पिल देता है। अगर यहाँ पे आपको और भी पिल चाहिए तो आपको टास्क को कंप्लीट करके मेरिट्स कमाने होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी पिल प्रेजेंट है जो कि आपके कल्टीवेशन को काफी स्पीड से बढ़ा सकती है, तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो कि इस मौके को जाने देगा। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे मेरिट कमाने हैं तो मुझे एक ऑनेस्ट लेबर की तरह काम करना होगा। और यही सब सोचते हुए अचानक से लू फेंग को याद आता है कि आज तो उसका पहला दिन था येलो रैंक के डीमन सॉर्सर के तौर पे रिपोर्ट करने का, और यहाँ पे आज के दिन वो बिल्कुल भी लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी लू फेंग काफी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे काफी सरप्राइज की बात थी कि यहाँ पे डायरेक्ट सुपीरियर कोई और नहीं बल्कि ही फिंग हुआ है। लू फेंग सोच रहा था, तभी मैं समझ सकता हूँ कि आखिर यहाँ इस कॉम्पिटिशन का रेफरी ही फिंग हुआ क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सर मरे थे मिस्टर यांग, उनकी जगह येलो रैंक के डीमन सॉर्सर ही फिंगो ने ली है। लू फेंग सोच रहा था मुझे पक्का पता है मैं यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही फिंगो को 2 बार मना कर रखा है। लेकिन ये सब सोचने के बावजूद लू फेंग वहाँ पे रिपोर्ट करता है, तो बोलता है सब ऑर्डिनेट लू फेंग यहाँ पे ड्यूटी के ऊपर आ चुका है। लेकिन ही फिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता ताकि लू फेंग के लिए वो एटमॉस्फेयर काफी ऑकवर्ड हो जाए। उसका इंटेंशन यहाँ पे क्लियर था कि वो लू फेंग की बेइज्जती करना चाहता है। लेकिन तभी जो लेडी जज होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है और लू फेंग को ग्रीट करती है, जिससे लू फेंग का ऑकवर्डनेस काफी ज्यादा कम हो सके। उसके बाद वो लू फेंग के पास जाते हैं, उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती थी, तुम अपने फर्स्ट डे के अटेंडेंस पे इतनी ज्यादा लेट हो जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए तुम्हारी पनिशमेंट के तौर पे तुम्हारी 1 मंथ की सैलरी को काटा जाता है। मैं चाहूंगी तुम ये पनिशमेंट एक सबक की तरह लो और फ्यूचर के अंदर कभी गलती वापस न दोहराओ। फिर वो लेडी जज ही फिंगो की तरफ मुड़ती है और बोलती है ही फिंगो आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तभी ही फिंगो काफी गंदे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। इस बात से लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है आप लोग मेरे काम के फर्स्ट डे पे ही मेरी पूरे मंथ की सैलरी फाइन के तौर पे काट रहे हो। ये तो इस तरीके की बात हो गई कि मैं तुम्हारे लिए पूरे महीने फ्री में काम करूंगा। क्या तुम दोनों यहाँ पे मेरे साथ मजाक करना चाहते हो? और हाँ फालतू बात करना बंद करो। मैं जब यहाँ पे आया था तो जो टाइम था वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा था। यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं है कि तुमने मेरी रिपोर्ट को टाइम पे नहीं सुना। ही फिंगो बोलता है मैं बस यहाँ पे रूल को बरकरार रखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम सही टाइम पे आए हो तो हम बाहर जाकर टाइम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो तुम यहाँ पे गलती मान लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी लू फेंग बोलता है लॉर्ड ही लगता है अपनी पावर से यूज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे दूसरे को सप्रेस कर सके। बात सुन के उस हॉल के अंदर बैठे सारे डीमन सॉर्सरर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बस ये सोच रहे थे कि लू फेंग ने कितनी हिम्मत है कि वो फर्स्ट डे में ही अपने सुपीरियर को कन्फ्रंट कर रहा है। लगता है वो आज से पहले किसी के भी अंडर में रहना बिल्कुल नहीं सीखा। ही फिंग अपने कप को उठाते हुए बोलता लू फेंग क्या तुम्हें पता है अपने सुपीरियर्स की बेइज्जती करना यहाँ पे कितना बड़ा क्राइम है। तभी लू फेंग बोलता है ही फिंग क्या तुम्हें पता है अपने सब ऑर्डिनेट को टारगेट करना, उसके खिलाफ प्लान बनाना, साथ में कॉम्पिटिशन को मैनिपुलेट करना ये कितना बड़ा क्राइम है। जैसे लू फेंग के मुंह से ये बात निकलती है वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ही फिंग गुस्से में आके अपने हाथ के कप को तोड़ देता है और बोलता है लू फेंग तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे डीमंस के साथ ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर भेज देता हूँ, वहाँ पे अपनी लाइफ प्रिजन गार्ड के तौर पे बिताओगे। ये बात सुन के लू फेंग बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मुझे यहाँ पे अपने आप को डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर ट्रांसफर कराने के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ही फिंगो ने मुझे डीमन कैचिंग प्रिजन की नौकरी थाली में परोस के दे दी। लू फेंग ही फिंगो की तरफ आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। रोते हुए बोलता है ही फिंगो आपका थैंक यू, आप मुझे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर भेज रहे हैं। और साथ में वो सोच रहा था सेकंड लेकर डीमंस तुम बस मेरा इंतजार करो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस बात से ही फिंगो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता
आता है तो यहाँ पे लग रहा होता है कि लू फेंग यहाँ पे डर के मारे एक्टिंग कर रहा है। तभी हम देखते वो जो लेडी जज होती है वो वहाँ पे बीच में आती है। वो ही फिंगर को बोलते तुम इतने ज्यादा हार्टलेस नहीं हो सकते, तुम्हें एक बार वापस इसके बारे में सोचना होगा क्योंकि वैसे भी हमारे पास स्टाफ की काफी कमी है। तभी लू फेंग लेडी जज की बात को काटते हुए बोलता है नहीं, मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट से मुझे डीमन कैचिंग प्रिजन भेज दो। ये बात सुनकर लेडी जज बोलती आखिर तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ, तुम शांत रहो। डीमन कैचिंग प्रिजन कोई मजाक की चीज नहीं है, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तभी लू फेंग बोलता आखिर मैं वहाँ पे क्यों ना जाऊँ, मुझे वहाँ पे जाना है। तभी लेडी जज बोलती क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर कौन ऐसा इंसान हो जिसको डीमन कैचिंग प्रिजन के जाना होगा। तभी ही फिंगर बीच में बोलता है आज के लिए मैं इस बात को जाने देता हूँ, स्टीवर्ट हुआंग फटाफट से सबऑर्डिनेट के पास लेके जाओ, मुझे यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट को अटेंड करना है। यहाँ पे ही फिंगर ने जो अच्छाई दिखाई वो जानबूझ के नहीं दिखाई, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि डीमन कैचिंग ब्यूरो के स्टाफ की काफी कमी है और वो अपने टेन्योर के स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। हालांकि लू फेंग के लिए ये बात बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि वो तो यहाँ पे चाहता था कि वो सेकंड ईयर के जा सके। तो स्टीवर्ट हुआंग लू फेंग को ले जाके उसके सबऑर्डिनेट चुनने के लिए बोलता है और एक्सप्लेन करते हुए बताता कि हर एक येलो रैंक के डीमन सॉर्सर के पास 5 सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। स्टीवर्ट हुआंग वहाँ पे 5 डीमन सॉर्सर को इंट्रोड्यूस करता है और उन 5 डीमन सॉर्सर में से 4 डीमन सॉर्सर अपने इनर एनर्जी रीलम के पीक पे होते हैं। वहीं एक लू फेंग है जो कि अपने एनर्जी गैदरिंग रीलम के 3rd लेवल पे है। हालांकि वहाँ पे जितने भी सबऑर्डिनेट आए थे वो सब लू फेंग की पावर को जानते थे। उन सारे लोगों ने मार्शल आर्ट कंपटीशन देखा था, इसीलिए उन लोगों को पता है कि स्ट्रेंथ के मामले में लू फेंग बहुत आगे है। लेकिन उन लोग के हिसाब से भले लू फेंग कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो इनर एनर्जी रीलम वालों को नहीं हरा सकता क्योंकि उन लोग के हिसाब से फिजिकल पावर से ज्यादा हाई कल्टिवेशन होना अच्छी बात है। इसीलिए उन सारे सबऑर्डिनेट की नजरों में 5 येलो रैंक के डीमन सॉर्सर में से लू फेंग सबसे ज्यादा कमजोर था और ये चीज सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्लियरली दिखाई दे रही थी। बाकी सारे येलो रैंक के डीमन सॉर्सर के पास फटाफट से सबऑर्डिनेट आ गए, वहीं जो लू फेंग था उसके पास कोई भी नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लू फेंग को उन लोगों ने छाट दिया हो क्योंकि वहाँ पे एक येलो रैंक का डीमन सॉर्सर 5 लोगों को ले सकता था। इसीलिए लू फेंग सोचता अगर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता तो उसे एक भी सबऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। इसीलिए लू फेंग वहाँ पे खुद से इनिशिएटिव लेता है और लोग को बोलना चालू करता है कि मेरी टीम को ज्वाइन करो, अगर तुम यहाँ पे एक पावरफुल लीडर को चुनते हो तो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ रहोगे। ये जो सारे डीमन सॉर्सर है वो अपने से पावरफुल डीमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन करते हो तो मैं उन डीमन के सामने तुम्हारे लिए एक शील्ड बन के खड़ा रहूंगा और इस तरह तुम लोग के सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही लू फेंग के कम लेवल की वजह से कोई भी उसको ज्वाइन नहीं करा था, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी थे जिनको अपने जान जाने का काफी ज्यादा डर था। इसीलिए फैटी वैंग और स्कॉलर जू फैन दोनों इसकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने अपने सबऑर्डिनेट को चुनने के बाद डीमन कैचिंग ब्यूरो के रूल के हिसाब से यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक एरिया के डीमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक येलो रैंक का डीमन सॉर्सर जिम्मेदार होगा और ये जो असाइनमेंट था वो मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सर ही फिंगो के हाथ में है। तभी लू फेंग के पीछे चलते हुए फैटी वैंग ये प्रे कर रहा होता है कि उसे यहाँ पे ब्लैक वाटर विलेज नहीं मिलना चाहिए। तभी लू फेंग क्यूरियस होते हुए बोलता है कि ब्लैक वाटर विलेज में क्या दिक्कत है। तभी फैटी वांग बोलता है कि जो मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सर मिस्टर यांग मरे थे उसी ब्लैक वाटर विलेज के ड्राई बोन फॉरेस्ट के अंदर मरे थे। यहाँ पे मिस्टर यांग और 4 येलो रैंक के डीमन सॉर्सर वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर ही सारी बोन्स डीमन के अंदर चेंज हो गई और मिस्टर यांग को मार दिया। ये चीज पता लगने के बाद हेवन रैंक के डीमन सॉर्सर ली ने ब्लैक वाटर विलेज के अंदर एक अर्थ रैंक का डीमन सॉर्सर और 3 मिस्टीरियस रैंक के डीमन सॉर्सर को भेजा, लेकिन उन लोग को वहाँ पे जाने में कुछ भी नहीं मिला। उन लोगों के कहने के हिसाब से शायद से वो एक लोकल डीमन नहीं था, तो पक्का मिस्टर यांग और उसके साथियों को मार के वहाँ से निकल गया होगा। हालांकि कोई भी बंदा जिसके अंदर दिमाग है वो इस बात का इजीली पता लगा सकता है। ये सारे वर्ड डीमन सॉर्सर को कंफर्ट देने के लिए बनाए गए हैं क्योंकि जो डीमंस होते हैं उनको डार्क जगह काफी ज्यादा पसंद होती है। वहीं जो ड्राई बोन फॉरेस्ट है उसके पास डार्क ऑरा भी है। ये बात पक्की कि वो जो डीमन है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी कोई डीमन सॉर्सर आता है वो वहाँ पे छुप जाता है और उनके वहाँ जाते क्राइम करना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि मिस्टर यांग के मरने के बाद ही फिंगो ने उनकी जगह ली है, इसी वजह से डार्क माउंटेन काउंटी ही फिंगो के अंडर में ही आएगी। और जो ब्लैक वाटर विलेज है वो डार्क माउंटेन काउंटी का एक विलेज है। तो फैटी वांग डर के मारे लू फेंग से पूछता है आखिर आपके रिलेशन ही फिंगो के साथ कैसे हैं, आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करना ना कि वो हमें ब्लैक वाटर विलेज ना दे। तभी लू फेंग हंसते हुए बोलता है मेरा रिलेशनशिप लॉर्डी के साथ काफी ज्यादा बढ़िया है, इस वजह से वो पक्का मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। ये सब सुनने के बाद फैटी वैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है लू फेंग का रिलेशन ही फिंगो के साथ काफी ज्यादा बढ़िया है, तो हमारी टीम के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन तभी ही फिंगो लू फेंग को ब्लैक वाटर विलेज दे देता है। इस बात से फैटी वांग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लू फेंग से बोलता है ब्रदर लू फेंग आपने तो बोला था कि आपकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़िया है और ही फिंगो आपको यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तभी लू फेंग बोलता है हाँ हम दोनों एक दूसरे को पहले जानते हैं। और सिचुएशन को समझने के बाद फैटी वांग अपने घुटनों पे आता है। उसको यहाँ पे समझ में आ चुका होता है कि वो एक डूबती हुई बोट के ऊपर चढ़ चुका है। फैटी वांग लू फेंग को बोलता है हम लोग ब्लैक वाटर विलेज के बाहर बाहर ही घूमेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई जरूरत नहीं जान खतरे में डाल के ड्यूटी कम्प्लीट करने की। तभी लू फेंग बोलता है हम लोग एक डीमन सॉर्सरर है और हम लोग को इतना डरना सूट नहीं करता, अगर हम लोग यहाँ पे डरेंगे तो लोगों को डीमन से प्रोटेक्ट कौन करेगा। फैटी वांग लू फेंग पर काफी गुस्से से देखता और बोलता है सिर्फ यही वजह से हम लोग ने यहाँ पे लू फेंग की टीम को ज्वाइन किया। लेकिन वही जू फैन बोलता है कि मुझे भी लग रहा है कि लॉर्ड लू फेंग बिल्कुल सही कह रहे हैं,
वैसे भी हम लोग यहाँ पे ड्यूटी के हम लोग को ऑर्डर को मानते हुए लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही टीम को ज्वाइन किया है। हमारे लॉर्ड लू फेंग सच में एक हीरो है। और जू फेंग की ये बात सुन के फैटी वैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जू फेंग से बोलता है क्या तुम यहाँ पे लॉर्ड लू फेंग को मक्खन लगा रहे हो या फिर तुम सच में पागल हो चुके हो। तभी लू फेंग स्माइल करते हुए बोलता है तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे रहते हुए डिमंस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि अभी ब्लैक वाटर विलेज के अंदर जाने के लिए हम लोग को 3 दिन बाकी है। लू फेंग डिसाइड करता कि वो इस टाइम को अपनी बर्न ब्राइट को कल्टीवेट करने के लिए यूज करेगा। हालांकि इस बार वो डिसाइड करता कि वो नॉर्मल फ्लेम को यूज करेगा ताकि कोई बड़ी गड़बड़ ना हो। लू फेंग यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि आखिर वो नॉर्मल फ्लेम को अपने स्वॉर्ड के ऊपर कैसे यूज करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो यहाँ पे एक लाइटर का यूज करेगा। लू फेंग डिसाइड करता कि वो एक ऐसे मेटल से स्वॉर्ड ब्लेड बनाएगा जिससे अगर वो स्वॉर्ड के कवर के अंदर ऑयल डाल दे तो स्वॉर्ड को उस कवर से बाहर निकालते उस ब्लेड के अंदर आग लग जाए। अपने फायर मास्टर के टैलेंट के हिसाब से एक बार आग लगने के बाद उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि अगर एक बार ब्लेड के ऊपर फायर आ गई तो वो इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएगा। इतना खतरनाक आइडिया आने की वजह से लू फेंग खुद को जीनियस मान रहा था। इसी के साथ में लू फेंग फटाफट से डीमन कैचिंग ब्यूरो के ब्लैकस्मिथ के पास जाता है ताकि वो इस वेपन को बना सके। और तभी हमें उस ब्लैकस्मिथ को दिखाया जाता है जिसको फिटनेस काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो लू फेंग का ऑर्डर लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। लेकिन लू फेंग को यहाँ पे कैसे भी करके काम कराना था, इसीलिए वो पैसे का यूज करने का सोचता है। वो अपने डिजाइन के ऊपर पैसे रखते हुए बोलता है क्या तुम अभी भी इसको नहीं बनाओगे। पैसे को देखते ब्लैकस्मिथ का एटीट्यूड फटाफट से चेंज हो जाता है और वो ब्लैकस्मिथ फटाफट से उस डिजाइन को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद ब्लैकस्मिथ बोलता है ये स्वॉर्ड मैं बना तो दूंगा, लेकिन क्योंकि ये स्वॉर्ड फ्लिंट मटेरियल से बनी होगी इसीलिए इसके अंदर बहुत जल्दी आग लग जाएगी और कॉम्बैट के लिए ये स्वॉर्ड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लू फेंग बोलता है चाहे ये डिजाइन कॉम्बैट के लिए सूटेबल हो या नहीं, पर मुझे यही डिजाइन चाहिए क्योंकि मुझे वैसे भी इस स्वॉर्ड को फाइटिंग के लिए यूज नहीं करना, मुझे यहाँ पे बर्न ब्राइट स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना है। और ब्लैकस्मिथ को समझ में आ जाता है कि लू फेंग यहाँ पे क्या करना चाहता है, इसीलिए वो लू फेंग को बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड 5 दिन में तैयार हो जाएगी। लू फेंग ये सुनने के बाद सोचता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 दिन के अंदर ही ब्लैक वाटर विलेज के अंदर जाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना रिस्क नहीं ले सकता। और वो ब्लैकस्मिथ को बोलता है कि मुझे ये 3 दिन के अंदर चाहिए, चाहे तुम इसके लिए मेरे से ज्यादा पैसा ले लो। वो ब्लैकस्मिथ शुरुआत में हेजिटेट करता है लेकिन ज्यादा पैसा मिलने की वजह से वो वहाँ पे मान जाता है और फटाफट से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और ज्यादा पैसा मिलने की वजह से वो ब्लैकस्मिथ स्वॉर्ड को बहुत जल्दी बना देता है। लू फेंग उस स्वॉर्ड को यामा नाम देता है और बोलता है ये ब्लैकस्मिथ तो कमाल का था, ज्यादा पैसा मिलने की वजह से इसने अपने काम को 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया। लू फेंग यहाँ पे सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें और डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड भी खरीद लेता है, साथ ही में उसे डीमन कैचिंग ब्यूरो से मिली हुई गूज फेदर ब्लेड भी ले ली होती है और उन सब के साथ ही उसकी सबसे फेवरेट वुड किंग स्वॉर्ड भी ले ली होती है। उसके पास यहाँ पे 7 तलिस्मान और एक एनर्जी फिलिंग पिल की बोतल होती है। ये सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद अपने आने वाले मिशन के लिए लू फेंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उसके बाद लू फेंग फैटी वांग और जू फेंग को बुलाता है ताकि वो लोग मिशन के लिए निकल सके, लेकिन वही लू फेंग नोटिस करता है कि फैटी वांग पहले से काफी ज्यादा मोटा लग रहा है। फैटी वांग बताता है कि मैंने यहाँ पे खुद को बचाने के लिए आर्मर का एक एक्स्ट्रा लेयर पहन लिया है। लू फेंग सोच रहा था अगर ये इतने भारी आर्मर को पहनेगा तो आखिर ये मूव कैसे कर पाएगा। उसके बाद वो ग्रुप वहाँ से निकल के डार्क माउंटेन काउंटी के ब्लैक वाटर विलेज के अंदर आ गया होता है और ब्लैक वाटर विलेज के अंदर इतनी शांति देख के लू फेंग सोच रहा होता है कि सच में यहाँ पे डीमन प्रेजेंट है। फिर लू फेंग डिसाइड करता है इससे क्या फर्क पड़ता है, एक बार हमें चल के विलेज के अंदर चेक करना चाहिए। इसलिए लू फेंग की टीम उस विलेज के अंदर एंटर करती है। वहाँ का विलेज हेड हू लियांग उनको रोक देता है। थोड़ी देर बात करने के बाद हू लियांग उनको बताता है कि आखिर इस विलेज के अंदर क्या चल रहा है। आज से 1 महीने पहले एक मिस्टीरियस ब्लैक कलर की हवा ब्लैक वाटर विलेज के पास से गुजरी और धीरे धीरे करके हमारे विलेज से बच्चे गायब होने लगे। पहले तो विलेजर्स ने तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि वाइल्ड एनिमल की वजह से यहाँ पे लोग गायब होते रहते हैं, लेकिन जब ज्यादा बच्चे गायब होना स्टार्ट हो गए यहाँ तक कि खुद के घर से भी, और जिन लोगों ने भी ये सब देखा था उनका ये कहना है कि इन सब के पीछे एक ब्लैक विंड है। और क्योंकि अपने ट्रैवल के टाइम में मैंने बहुत सारे डीमंस को देख रखा है, इसीलिए मैंने फटाफट से इस चीज की जानकारी डीमन कैचिंग ब्यूरो को दी। और वो होने के बाद मिस्टर यांग आए और उनके साथ क्या हुआ तो तुम जानते ही हो। लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, मिस्टर यांग के मरने के बाद यहाँ बच्चे गायब होना बंद हो गए। और ये सब देखने के बाद अर्थ रैंक के डीमन सोर्स की बात बिल्कुल सच लगती है कि सच में वो डीमन यहाँ पास से गुजरा था और अब वो इस विलेज से जा चुका है। और पूरी स्टोरी सुनने के बाद लू फेंग हू लियांग को बोलता है कि आप अपने घर जा सकते हैं। लू फेंग यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो ड्राई बॉन फॉरेस्ट के अंदर जाएगा, वो भी इससे पहले कि यहाँ पे रात हो जाए। लेकिन तभी फैटी वैंग लू फेंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तो ना हम लोग यहाँ से वापस चले जाए और रिपोर्ट करें कि यहाँ पे कोई भी डीमन है नहीं। वैसे भी यहाँ पे उस इंसिडेंट के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे भी यहाँ पे नहीं लगता कि सच में यहाँ पे कोई डीमन प्रेजेंट होगा। लू फेंग इस आइडिया को फटाफट से रिजेक्ट कर देता है और बोलता है अभी हम लोग ब्लैक वाटर विलेज को इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। और फैटी वैंग आज हम लोग नाइट के तुम्हारा सारा डर बाहर निकालेंगे। लेकिन वही लू फेंग मन में सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पे कोई डीमन मिल जाता है तो शायद से मैं यहाँ पे लेवल अप कर पाऊंगा। फैटी वैंग को पता है कि यहाँ पे उसकी कोई मर्जी नहीं चलने वाली, इसीलिए वो भी इस बात पे एग्री कर देता है। तभी उन लोग का ध्यान एक कैंडी वाले पे जाता है जो कि कैंडी बेच रहा होता है। खासकर उस कैंडी की वजह से फैटी वैंग काफी अट्रैक्ट हो गया होता है। वो जू फेंग और लू फेंग से बोलता है
कि उसे ये कैंडी चाहिए। जू फैंग जैसे उसे मना करने वाला होता है तभी लू फैंग बोलता है ठीक है तुम एक ले सकते हो। जल्दबाजी को समझते हुए फैटी वैंग फटाफट से सेलर की तरफ जाने लगता है और भले ही फैटी वैंग कितना भी उस सेलर का आवाज लगा रहा था लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था और आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बंदा बहरा और फैटी वैंग की आवाज नहीं सुन पा रहा और तभी वो जो सेलर होता है वो एक गली में घुस के गायब हो जाता है। फैटी वैंग उसको फॉलो कर रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वो काफी जोर से चिल्लाता है। लू फैंग वहाँ पे आता है तो देखता है फैटी वैंग दीवार की तरफ निशाना करके देख रहा है और फैटी वैंग कह रहा था कि वो सेलर यहाँ पे आया था और अचानक से गायब हो गया। लू फैंग और जू फैंग अच्छी तरह से उस जगह को चेक करते हैं लेकिन ना तो वहाँ पे किसी के होने के ट्रेसेस मिलते हैं और ना ही वहाँ पे कोई ट्रैप लगा हुआ था। लू फैंग सोच रहा था जितना फैटी वैंग का मार्शल आर्ट लेवल है और उसके कहने के हिसाब से जिस तरीके से वो सेलर गायब हो गया यहाँ पे ये बात साबित हो रही है कि वो सेलर कम से कम ट्रू एनर्जी रियम पे होगा या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक हिडन एक्सपर्ट हो। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों का गायब होना इसी सबसे रिलेटेड है। ऐसे वो जो कैंडी सेलर है वो एक डीमन है वो ही यहाँ बच्चों को गायब कर रहा है लेकिन मेरे पास अभी भी कोई एविडेंस नहीं है। मुझे सबसे पहले एविडेंस को इकट्ठा करना होगा सिर्फ तभी कोई मेरी थ्योरी पे भरोसा करेगा। तभी लू फैंग का ध्यान वहाँ पे खेल रहे कुछ बच्चों पे जाता है। लू फैंग सोचता है वो यहाँ पे बच्चों से पूछे कि क्या उन्होंने किसी को देखा है क्योंकि वो लोग यहाँ पे काफी देर से खेल रहे हैं। तभी लू फैंग वहाँ पे एक बच्चे से पूछता है क्या तुमने यहाँ पे आसपास कुछ सस्पिशियस देखा है। लेकिन वो बच्चा लू फैंग के सामने काफी कूल बनते हुए बोलता है क्या तुम लोग को यहाँ पे खुद से ज्यादा सस्पिशियस कोई लग रहा है। बच्चे का ऐसा रेस्पॉन्स देख के फैटी वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए बोलता है बच्चे सही सही जवाब दे वरना तेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। तुझे मैं यहाँ पे इतना मारूंगा कि तू किसी के सामने कूल नहीं बन पाएगा। लेकिन फैटी वैंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है क्योंकि जू फैंग कुछ बार नहीं रोकता। इस वजह से फैटी वैंग की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। लू फैंग तभी उस बच्चे को 2 कॉपर कॉइन देता है और पूछता है क्या तुमने यहाँ पे किसी कैंडी बेचने वाले को देखा है। लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है। लू फैंग से पैसे लेने के बाद वो बच्चा बोलता है मुझे यहाँ पे माफ कर देना लेकिन मैंने यहाँ पे किसी भी सेलर को नहीं देखा। लू फैंग इस बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। उसके हिसाब से अगर उस बच्चे को पता नहीं था तो आखिर उसने उससे पैसे क्यों लिए। उसको तो यहाँ पे इस छोटे से बच्चे ने बरोबर बना दिया। लेकिन तभी हम देखते अचानक से सारा आसमान काला पड़ जाता है। ये देखते ही फैटी वैंग तो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है ब्रदर लू फैंग प्लीज जगह को छोड़ देते हैं ना मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी अचानक से फैटी वैंग के कंधे के ऊपर एक हाथ आता है जिस वजह से फैटी वैंग बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो हाथ होता है विलेज हेड हुलियांग का। हुलियांग उनको बोलता है कि आप लोग यहाँ पे मेरे घर पे आके खाना खा सकते हैं मेरे घर पे ऑलरेडी खाना बन चुका है। तभी लू फैंग मान जाता है लेकिन वही फैटी वैंग को उस विलेज के अंदर कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वो लू फैंग को बोलता है ब्रदर लू फैंग प्लीज हम इस विलेज से चलते हैं ना मुझे सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है। लू फैंग फैटी वैंग को बोलता है हम लोग यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखते कि वहाँ से वो बच्चा गायब हो गया होता है। लू फैंग को यहाँ पे बच्चों के लगातार गायब होने की वजह से कुछ अजीब लगता है। लू फैंग हुलियांग को सार्कास्टिक वे में बोलता है आपका विलेज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे लोग कुछ ही सेकंड के अंदर गायब हो जा रहे हैं। लेकिन तभी हुलियांग रिस्पॉन्ड करता है कि आखिर इस बच्चे को इतनी रात को घूमने की क्या जरूरत थी जबकि बच्चों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी डीमन की डिस्टर्बेंस चल रही है फिर भी उन लोगों को यहाँ पे नाइट के अंदर घूमना होता है। ये सुनने के बाद फैटी वैंग डर के मारे लू फैंग के ऊपर चढ़ जाता है। लू फैंग सोचता है अगर हुलियांग सच बोल रहा है तो इसका मतलब ना सिर्फ सेलर बल्कि बच्चे भी डीमंस है। यहाँ तक कि लू फैंग को विलेज हेड और पूरे विलेज में शक हो रहा होता है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लू फैंग एक्सपेरिमेंट करता है। वो फैटी वैंग और जू फैंग को बोलता है मेरे 3 गिनने पे तुम लोग फटाफट अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाना ताकि हम लोग यहाँ पे देख सके कि हुलियांग में गायब होते या नहीं। और जैसा कि लू फैंग ने सोचा था उनके पीछे घूमते हुलियांग में गायब हो गया होता है। ये देखने के बाद तो फैटी वैंग और भी ज्यादा डर जाता है और लू फैंग के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि लू फैंग इन सारी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरा होता बल्कि वो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। सबसे पहले वो यहाँ पे कैंडी सेलर को नहीं पकड़ पाता और उसके बाद वो बच्चा उसको ट्रिक करके 2 कॉपर कॉइन ले लेता है। और यहाँ तक कि जो विलेज का हेड है वो भी उसका ट्रिक्स खेल रहा है। इन सब चीजों से परेशान होकर लू फैंग फैटी वैंग और जू फैंग को बोलता है फटाफट से इस विलेज का हर एक घर को छान मारो ताकि हम लोग यहाँ पे पता चल सके आखिर जो लोग गायब हो रहे वो है कहाँ पे। हालांकि जब फैटी वैंग और जू फैंग ढूंढने के बाद वापस लौटते हैं तो उन लोगों ने वहाँ पे जो पता किया होता है वो काफी ज्यादा अजीब होता है। ईस्ट से लेके वेस्ट साइड तक विलेज पूरा खाली है और इन सारी बातों से फैटी वैंग का डर और ज्यादा बढ़ गया होता है। वो बोलता है हमें वापस चलना चाहिए और चल के बैकअप लेके आनी चाहिए। लू फैंग फैटी वैंग की बात को वापस इग्नोर करता है और सोच रहा होता है शायद से वो लोग जब से यहाँ पे आए हैं तब से वो लोग एक इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हैं। यही सब सोचने के साथ ही लू फैंग फटाफट अपने सिस्टम को बोलता है मैं यहाँ पे एक डीमन के इल्यूजन के अंदर हूँ उसके बावजूद मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिला। तभी सिस्टम रिप्लाई करता है यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये जो इल्यूजन है वो किसी डीमन ने क्रिएट नहीं किया। दूसरी बात ये अगर ये डीमन का इल्यूजन भी है तो इससे जो होस्ट है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं हो रहा और यही वजह कि अभी तक सिस्टम ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी लू फैंग को रियलाइज होता है कि सिस्टम बिल्कुल सही बोल रहा है। भाई डीमन ने मुझे अपने इल्यूजन के अंदर फंसाया था तब उसने मेरे माइंड को ट्रिगर करते हुए बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहा जिस वजह से सिस्टम को अटैक लगा और उसने वहाँ पे रेस्पॉन्स किया। लेकिन वही जब मैंने उसको अपने अंडर में कर लिया और उसको बोला कि कॉप चामा के साथ मेल एक इल्यूजन क्रिएट कर तो वहाँ
मुझे सिस्टम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था और यही वजह कि अभी भी सिस्टम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये सब समझने के बाद लू फेंग फटाफट से अपने गुड फेदर ब्लेड को बाहर निकालता है। ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे ड्राई बोन फॉरेस्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पे जाकर सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये फैटी वैंग और जू फेंग के साथ ड्राई बोन फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद काफी जोर से हुलियांग को चिल्लाते हुए बुलाता है। उसके बाद फटाफट से वहाँ पे हर जगह ढूंढना स्टार्ट कर देता है और तभी अचानक से हंसना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो कोई घर पे हो। लू फेंग की हिम्मत को देख के फैटी वैंग और जू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बस यही सोच रहे थे यहाँ पे असली डीमन कौन है। सच में लू फेंग काफी ज्यादा डरावना है, उसको यहाँ पे डीमन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। उन लोगों को लू फेंग की सिक्योरिटी की वजह से बिल्कुल डर लगना बंद हो गया होता है। यहाँ पे जो लू फेंग है वो दूसरी टीम के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। दूसरी टीम ये सोचती है कि डीमन से कैसे बचे, लेकिन वहीं जो लू फेंग है वो जोर जोर चिल्ला के उनको बुला रहा है। फैटी वैंग और जू फेंग डिसाइड करते कि वो आज के बाद कभी भी जू फेंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वही जो डीमन फॉरेस्ट में छुपा होता है वो सोच रहा होता है सच में ये लू फेंग कोई इंसान है, इसको तो यहाँ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ये जो डीमन होता है वो काफी हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीमन कैचिंग ब्यूरो का अटेंशन उसकी तरफ आए। तभी लू फेंग और उसकी टीम में ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं। लू फेंग अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस की हेल्प से वहाँ पे हर जगह बॉस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है और इतनी देर तक ढूंढने के बाद कुछ भी ना मिलने की वजह से लू फेंग के दिमाग में ये बात आने लगती है कि यहाँ पे कुछ है भी या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे फैटी वैंग काफी जोर से चिल्लाता जमीन में गिर जाता है और बोलता है फटाफट से देखो वहाँ पे उस टॉमस्टोन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लू फेंग जब उस टॉमस्टोन की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि उस टॉमस्टोन के ऊपर हुलियांग का नाम लिखा होता है। फैटी वैंग काफी ज्यादा डर गया होता है और बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हुलियांग हमें डिनर पे इन्वाइट करने के लिए आया था, क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास था वो एक भूत था। लू फेंग बोलते यहाँ पे जो भी टॉमस्टोन है वो ब्लैक वाटर विलेज के लोगों को बिलोंग करता है और इसका मतलब हम लोग जिससे मिले थे वो सच में हुलियांग की सोल थी। लू फेंग गुस्से में आके हुलियांग के टॉमस्टोन को काफी बड़ी किक मारता है और फैटी वैंग और जू फेंग को बोलता है कि फटाफट से इस ग्रेव को खोदो। फैटी वैंग और जू फेंग काफी ज्यादा हेजिटेट करने लगते हैं, उनके हिसाब से ये काम काफी ज्यादा गलत होगा, लेकिन उन लोगों को फिर भी ये करना पड़ता है क्योंकि वो लोग लू फेंग की अथॉरिटी में है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग हुलियांग की कॉफिन को बाहर निकाल देते हैं। लू फेंग फटाफट से उस कॉफिन को तोड़ देता है और वहाँ पे हमें हुलियांग की लाश दिखती है। लेकिन वहाँ पे बहुत अजीब बात ये थी कि अचानक से हुलियांग की लाश आंखें खोल देती है और फटाफट से उस कॉफिन से बाहर निकल के ज़ॉम्बी की तरह चलने लगती है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हुलियांग क्या बन चुका है। वो बस वहाँ पे हुलियांग की ज़ॉम्बी को किक करता है और दूर आके फेंक देता है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे धोखा देने के लिए तुम ये डिजर्व करते हो। लेकिन तभी वहाँ पे जू फेंग ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे हुलियांग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि हुलियांग देखने में लग रहा था कि वो हाल फिलहाल में ही मरा है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा बदबू दे रही थी। हालांकि हुलियांग एक ज़ॉम्बी के अंदर चेंज हो चुका है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी की है और साथ में हुलियांग कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था, इसीलिए वो बस यहाँ पे एक लो लेवल का ज़ॉम्बी है। अगर उसकी पावर को भी मेजर किया जाए तो मुश्किल से एनर्जी गैदरिंग रियलम के 4th लेवल पे होगा। इसका मतलब वो हम लोग के लिए बिल्कुल भी बड़ा खतरा नहीं है। जू फेंग बताता है जिससे हम पहले मिले थे वो हुलियांग की सोल थी और वहीं जो ये ज़ॉम्बी है वो हुलियांग का रीएनिमेटेड कॉर्प्स है जिसके पास इंटेलिजेंस की काफी कमी है। ये बात सुनकर लू फेंग और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उनको अभी तक मेन कल्प्रिट नहीं मिला होता और यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी तक जो भी ढूंढा उन सब का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक से हुलियांग की बॉडी के अंदर से एक पर्पल कलर की मिस्ट बाहर निकलती है तो वो पर्पल मिस्ट पूरे ग्रेवयार्ड के अंदर फैल जाती है। तभी बहुत सारे एनर्जी से बने हुए हाथ जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं और हम देखते वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए होते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के फैटी वैंग और जू फेंग काफी शॉक हो गए होते हैं और सोचते कि शायद से हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन लू फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड था, वो डिक्लेयर करता है कि हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले क्योंकि अब तुम लोग यहाँ पे अपने लीडर का शो देखोगे। लू फेंग अपने ऊपर सारे ज़ॉम्बीज को आने दे रहा होता है। ये देख के फैटी वैंग और जू फेंग को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, लेकिन तभी जू फेंग अपने गोल्डन बेल शीट को एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ के सारे ज़ॉम्बी उड़ जाते हैं। लेकिन ये सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो लू फेंग को बड़ा खतरा नहीं लग रहे होते, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि डीमन कैचिंग ब्यूरो से वो जो तालिस्मान लेके आया है वो उनको ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करके टेस्ट करेगा। तभी लू फेंग तालिस्मान को उठा के एक ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो तालिस्मान काफी देर तक हवा के अंदर फ्लो करते हुए आखिरकार उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन लू फेंग को पता चलता है कि वो तालिस्मान काफी ज्यादा वीक है, एक तालिस्मान से सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक हो पा रहा है। लू फेंग बोलता लगता है डीमन कैचिंग प्रिजन वाले ने मुझे चूना लगा दिया। उसके बाद लू फेंग ब्राइट फायर तालिस्मान का यूज करता है जो कि देखने में ज्यादा खतरनाक और पैसे के अंदर ज्यादा वैल्यूएबल था और जैसा कि लू फेंग ने सोचा था वो तालिस्मान काफी ज्यादा बढ़िया होता है। सिर्फ उस एक तालिस्मान का यूज करने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक होता है और वो सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो एनर्जी वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं। वही फैटी वैंग और जू फेंग फायर तालिस्मान की पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, लेकिन वही लू फेंग काफी कम सेटिस्फाइड था क्योंकि उसके फायर मास्टर स्किल के हिसाब से वो एक लॉस की चीज थी। और वहीं हम देखते पेड़ के पीछे से एक डार्क फिगर उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। डार्क फिगर बोलता है इस बंदे के पास इतनी पावरफुल बॉडी है और साथ में इसने आयरन क्लोथ रोब और गोल्डन बेल शीट को भी मास्टर कर रखा है, इसका मतलब उसकी जो ब्लड क्वालिटी है वो एवरेज ट्रू एनर्जी रिलियन के मार्शल आर्टिस्ट से काफी ज्यादा होगी और जहाँ तक मुझे लगता है शायद से ब्लड गॉड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अब मुझे यहाँ पे मिस्टीरियस रैंक के डीमन सोर्सर की कोई जरूरत नहीं। तभी अपने पर्पल मिस्ट का यूज करते हुए वो फिगर डायरेक्टली लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी लू फेंग उस पर्पल मिस्ट को डॉच कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो पर्पल मिस्ट एक जगह पे जाके इकट्ठा होने लगती है और वहीं जो सारे ज़ॉम्बीज तो पर्पल मिस्ट की तरफ आने लगते हैं। तभी बहुत कम टाइम के अंदर उस मिस्ट को बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है
ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई माउंटेन है। और हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बी मिला के एक 10 मीटर का मॉन्स्टर बन गए होते हैं। और इतने बड़े मॉन्स्टर को अपने सामने देख के फैटी वैंग और जू फेंग को काफी डर लग रहा होता है। लेकिन वही लू फेंग ये सोच रहा होता है कि आखिर इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी। लू फेंग फैटी वैंग और जू फेंग को बोलता है तुम लोग यहाँ से थोड़ा दूर रहना। लू फेंग फटाफट से उस मॉन्स्टर के ऊपर ब्राइट फायर तालिस्मन से अटैक करता है। वो तालिस्मन सीधे उस मॉन्स्टर के पेट पे लगता है और उसका पेट वहाँ पे फट जाता है। लू फेंग उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर तो काफी वीक है। लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर का पेट होता है वो जल्दी जल्दी रिकवर करना स्टार्ट कर देता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर वो पूरी तरह ठीक हो गया होता है। तभी जू फेंग बोलता है ब्रदर लू, ऐसे मॉन्स्टर का एक कोर जरूर होता है। जहाँ तक मुझे लगता है इस ज़ॉम्बी से बने हुए क्रिएचर का कोर इसका सर है। लेकिन लू फेंग जो कि बहुत ज्यादा जल्दी में था वो कोर के ढूंढने का आइडिया को डिसमिस कर देता है। लू फेंग अपनी यामा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बर्न ब्राइट स्वॉर्ड का टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। उस अटैक की वजह से वो ज़ॉम्बी क्रिएचर वहीं पे राख बन जाता है। ये सब देखने में लू फेंग से रुका नहीं जाता और वो बोलता है कि लॉर्ड लू आप सच में एनर्जी गैदरिंग रीजन के 4th लेवल पे है। मुझे तो आपको देख के हर बार यही फील होता है कि आप एक बहुत पावरफुल एक्सपर्ट है। लू फेंग इस बात को डिनाई कर देता है और ड्राई बॉन फर्स्ट के अंदर और अंदर जाने लगता है। लू फेंग बोलता है फटाफट से मुझे फॉलो करो, अभी तक हमको मेन बंदा नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते जू फेंग अचानक से गायब हो जाता है। लू फेंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं। इसीलिए लू फेंग इस चीज का पता लगाने के लिए फैटी वैंग को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज करने की सोचता है। और तभी अचानक थोड़ी देर बाद जब वो पीछे घूमता तो देखता है कि फैटी वैंग को एक वाटर स्पेयर अपनी तरफ खींच रहा है। तभी लू फेंग भी उस वाटर स्पेयर के अंदर एंटर कर जाता है क्योंकि वो एक्चुअली में देखना चाहता था कि आखिर वो इनको कहाँ पे लेके जा रही है। तभी उन लोग की नींद खुलती है और वो लोग सेम सीन में पहुंचते हैं जब वो लोग ब्लैक वाटर विलेज के अंदर आए थे। और तभी उसी टाइम जू फेंग भी वहाँ पे आ जाता है जो कि वहाँ पे गायब हो गया था। जू फेंग को देखने के बाद फैटी वैंग काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और अचानक से जू फेंग के सामने आ जाता है। फैटी वैंग लू फेंग को बोलता है हमें काफी ज्यादा सेफ रहना होगा, हमें नहीं पता कि ये रियल जू फेंग है या नहीं। ये सुनने के बाद जू फेंग फैटी वैंग के ऊपर डाउट करने लगता है और बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि फैटी वैंग डीमन है। और वैसे ही वो दोनों आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उस चीज का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा होता। तभी लू फेंग सिंपल से टेस्ट के बारे में सोचता है। लू फेंग बोला क्यों ना तुम लोग नाइफ की हेल्प से मुझे थोड़ा थोड़ा काटो, इससे मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि तुम लोग डीमन हो या नहीं। लू फेंग सोच रहा था वैसे ही मेरे पास सिस्टम है, अगर ये लोग यहाँ पे डीमन होंगे तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि फैटी वैंग और जू फेंग शुरुआत में रिक्वेस्ट सुनकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन लोग को पता था कि लू फेंग के पास आयरन क्लोथ रोब है और गोल्डन बेल शील्ड है तो वो एक छोटे से अटैक का तो बहुत इजीली झेल लेगा। और जैसे ही वो लोग लू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं लू फेंग अपने सिस्टम को चेक करता है और उसको वहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं मिला होता। लू फेंग बोला तुम दोनों ही ह्यूमंस हो, तुम में से कोई भी डीमन नहीं है। और क्योंकि जू फेंग यहाँ पे पहले आया था इसीलिए उसे यहाँ पे जो पता चला होता है वो उनको बताने लगता है। जू फेंग बोलता है हमारी यहाँ सिचुएशन बिल्कुल एक डार्क डोमेन की तरह है, यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं ये अदर डायमेंशन स्पेस है जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है और ये काम पक्का बहुत ही पावरफुल और यूनिक टैलेंट वाला डीमन का है। इस तरह के जो डीमंस होते हैं वो नेचर के लॉज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने डोमेन को क्रिएट करने के लिए रियलिटी को भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तभी लू फेंग अपने कंफ्यूजन को एक्सप्रेस करते हुए बोलता है कि आखिर ग्रैंड मास्टर से कम पावरफुल कोई मॉन्स्टर नेचर के लॉज को क्या छेड़ सकता है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर के लिए भी करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लू फेंग इस बात पे एग्री करता है और बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे ये जो वर्ल्ड है वो डीमंस को फेवर करता है और जहाँ तक मुझे लगता है इस डार्क डोमेन से निकलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ के रूल्स को जानना होगा। ये सुनने के बाद लू फेंग काफी एक्साइटेड हो जाता है, सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एस्केप द रूम गेम की तरह है और इस बार जो मॉन्स्टर वो काफी ज्यादा पावरफुल और यूनिक है। अगर वो डीमन मुझे यहाँ पे मिल जाता तो मुझे काफी यूनिक स्किल्स मिल सकती है। और ये देखते हुए लू फेंग काफी स्पीड से ब्लैक वाटर विलेज की तरह चला जाता है। फैटी वांग जू फेंग से बोलता है हमें यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना होगा, लेकिन इससे पहले जू फेंग एडवाइस देता। लू फेंग हु लियांग के पास जाके काफी ज्यादा पंच मारता है और लू फेंग के पंच मारते हु लियांग ग्लास की तरह टूट जाता है। फैटी वांग और जू फेंग हु लियांग को ऐसे टूटते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। जू फेंग बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है हम लोग के सामने एक मिरर डीमन है जो कि लगभग 200 साल पहले मारा जा चुका है। तभी हम देखते हैं लू फेंग हु लियांग के टूटे हुए पीस को चेक करने लगता है और बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मिरर के अंदर क्यों चेंज हो गया। इससे पहले जू फेंग वार्निंग देता, लू फेंग उसमें से एक पीस को उठा के उसके अंदर देखने लगता है और तभी हम देखते हैं वो मिरर लू फेंग को अपने अंदर ले लेता है और लू फेंग अचानक से वहाँ से गायब हो गया होता है। लू फेंग ये देखने के बाद काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और बोलता है ब्रदर लू को यहाँ पे मिरर डीमन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इतनी सारी दिक्कतों को फेस करने के बावजूद आखिरकार ब्रदर लू एक ट्रैप के अंदर फंस गए। हम लोग यहाँ पे एक मिरर डीमन के डार्क डोमेन के अंदर है। अगर हम यहाँ पे किसी मिरर के अंदर देखते हैं तो हम उस स्पेस के अंदर चले जाएंगे और अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको अपने डुप्लीकेट को हराना होगा। आज से 200 साल पहले ब्लड डीमन आया जिसने ब्लड डीमन सेट को फाउंड किया और बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट को अपने सेट के अंदर इकट्ठा कर लिया। उनमें से 7 सबसे पावरफुल डीमन 7 डीमन जनरल कहलाए और उन्हीं में से जो 3rd रैंक पे था वो था मिरर डीमन। ये सुनने के बाद फैटी वैंग जू फेंग से बोलता है आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई चांस है कि ब्रदर लू फेंग मिरर डीमन के खिलाफ जीत सकते हैं। जू फेंग बोलता है मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, ब्रदर लू फेंग के लिए मिरर डीमन को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो मिरर डुप्लीकेट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ना तो डुप्लीकेट थकेगा, ना ही उसको किसी का डर है और ना ही उसके अंदर कोई इमोशन है और यही वजह कि वो ह्यूमंस की तरह बिल्कुल गलती नहीं करता। मुझे आज से 200 साल पहले का एक बात याद आ रही है जो कि मिरर डीमन के बारे में बोली जाती थी कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी आपको हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। जू फेंग बोलता है क्योंकि ब्रदर लू फेंग को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया गया है इसीलिए हमको यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रदर लू फेंग मारे जाते हैं
तो हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। फिर हमें मिरर स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग वहाँ पे अपने डुप्लीकेट को सही से एग्जामिन कर रहा होता है। लू फेंग बोलता है ये डुप्लीकेट बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, यहाँ तक ये बिल्कुल मेरे बराबर ही हैंडसम है। तो डुप्लीकेट लू फेंग की बातों को सुनते हुए बोलता है क्या तुम्हारे अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी शर्म बाकी नहीं है। लू फेंग ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि डुप्लीकेट बात कर सकता है, लेकिन वैसे भी ये सब तो होना ही था कि ये मेरी एक इंडिपेंडेंट कॉपी है। लेकिन इन सब के बीच में लू फेंग को सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि आखिर उसका सिस्टम डुप्लीकेट हुआ या नहीं। और जब लू फेंग सिस्टम से कंफर्म करता है तो सिस्टम बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही हूँ। इस बात से लू फेंग काफी कॉन्फिडेंट हो गया होता है, क्योंकि अगर उसके पास सिस्टम प्रेजेंट है तो इस डीमन से फाइट करना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। और क्योंकि यहाँ पे एक बग है जिस वजह से ये डुप्लीकेट बिल्कुल मेरे जितना पावरफुल है, तो मैं इससे लगातार फाइट करते और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद लू फेंग डुप्लीकेट के ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है और वहीं डुप्लीकेट भी लू फेंग के पंच से अपने पंच को टकराता है। और क्योंकि वो दोनों यहाँ पे एक ही बराबर पावरफुल है, इसी वजह से दोनों में से किसी को भी एडवांटेज नहीं मिलता और ना ही दोनों में से कोई भी इंजर्ड होता है, क्योंकि दोनों का वज्र बॉडी है। लू फेंग सोच रहा था कमाल की बात है, इस डुप्लीकेट के पास भी स्किल है। उसके बाद लू फेंग अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिस वजह से जमीन के अंदर काफी सारी वाइन्स निकलती है और डुप्लीकेट को घेरने लगती है। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं वो जो स्पेस होता है वो एक फॉरेस्ट के अंदर चेंज हो जाता है। लू फेंग ने यहाँ पे वुड किंग स्वॉर्ड की एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया है। इस स्किल का नाम होता है 1000 वुड्स और इस स्किल की हेल्प से वहाँ पे हजारों की तादाद में पेड़ आ जाते हैं। लू फेंग ने इस टेक्निक का यूज आज तक किसी के ऊपर भी नहीं किया, क्योंकि वैसे भी उसने आज तक किसी भी ऐसे बंदे से फाइट नहीं करी जो कि उसको फुल स्ट्रेंथ यूज करने मजबूर कर दे। लेकिन इससे पहले लू फेंग हमें थोड़ी और तारीफ कर पाता, डुप्लीकेट उन सारे वाइन्स को तोड़ देता है और साथ में वुड किंग स्वॉर्ड की टेक्निक को भी यूज करता है। तभी हम देखते हुए बहुत सारी वाइन्स हो गई होती है जो कि एक दूसरे के अंदर फंस जाती है और उन वाइन्स को वहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चल रहा होता, इसीलिए वो लोग वहाँ पे फूट जाती है। लू फेंग ने यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जो डीमन है वो मिस्टीरियस रैंक के स्पीड वेपन को कॉपी कर सकता है। सच में ये 7 डीमन जनरल में से एक कहलाने के लायक है। तभी लू फेंग अपनी वुड किंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फायर मास्टर टैलेंट का यूज करते हुए वाइट बॉर्न डेथ फायर को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कंप्रेस कर देता है और बर्न ब्राइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए डुप्लीकेट के ऊपर काफी तगड़ी स्ट्राइक लगाता है। लेकिन वही जो डुप्लीकेट था वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक करता है, जिस वजह से लू फेंग का अटैक वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। लू फेंग ये देखिए काफी सरप्राइज होता है कि वो इसके फायर मास्टर टैलेंट को भी यूज कर पा रहा है। तभी डुप्लीकेट लू फेंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या हुआ तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे। लेकिन तभी हम देखते लू फेंग जमीन के ऊपर लेट जाता है और डुप्लीकेट को बोलता है चलो फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। लू फेंग की तरफ से ये रिस्पांस देख के डुप्लीकेट काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और लू फेंग से बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी सरेंडर करने वाले हो। लू फेंग सोचता है यहाँ पे लगातार फाइट करने का कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ पे उसे फटाफट से अटैक करवाता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता हूँ। डुप्लीकेट को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि लू फेंग यहाँ पे क्या करना चाहता है, लेकिन एक चीज में वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उन दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल है और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो वुड किंग स्वॉर्ड से लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से लू फेंग को बहुत सारी वाइन्स जकड़ लेती है। वो डुप्लीकेट बहुत ही स्पीड से लू फेंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन डुप्लीकेट ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि लू फेंग का एक स्क्रैच भी नहीं आया। लू फेंग बोलता क्या तुम्हारे पास कोई पावरफुल अटैक नहीं है। लू फेंग बोलता क्यों ना तुम बर्न ब्राइट स्वॉर्ड को व्हाइट बॉर्न डेथ फायर के साथ यूज करो। और जैसे डुप्लीकेट ये रियलाइज करता है कि बॉडी के अंदर एक ब्लड शेडो एंटर करता है, उस ब्लड शेडो के एंटर करते डुप्लीकेट का ऑरा पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहले से काफी अलग हो गया हो। लू फेंग को यहाँ पे समझ में आता है कि जो रियल मास्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। तभी लू फेंग उसको टॉन्ट करते हुए बोलता है मुझे पता है तुम मिरर डीमन हो, क्योंकि 7 डीमन जनरल में से 3rd रैंक पे आता है। ये बात सुन के मिरर डीमन लू फेंग की चिंग को पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ पे गलत हो, मैं यहाँ पे 2nd रैंक हूँ। वैसे भी स्ट्रेंथ और टैलेंट के मामले में मैं किसी भी पीछे कैसे हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे लॉर्ड डीमन के बाद में 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये सुनने के बाद लू फेंग को पता चलता है कि 7 डीमन जनरल के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर लू फेंग मिरर डीमन से पूछता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। मिरर डीमन वुड किंग स्वॉर्ड को जमीन में डालता है और बोलता है लू फेंग तुम इतनी यंग एज के अंदर भी ग्रैंड मास्टर के बरोबर पावरफुल हो, तो तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने सरेंडर करके अपनी लाइफ को देख के लॉर्ड ब्लड डीमन को रिवाइव करने में हेल्प करना चाहिए। ये सुनने के बाद लू फेंग को अचानक से कुछ फील होता है और वो बोलता है इसका मतलब तुमने यहाँ पे ब्लैक वाटर विलेज के सारे लोगों को मार दिया और सारे डीमन सॉर्सर को यहाँ पे बुलाया ताकि तुम उनके ब्लड का यूज करते हुए ब्लड डीमन को वापस जिंदा कर सको। तभी मिरर डीमन बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मुझे यहाँ पे काफी इंटेलिजेंट लगे। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं तुम्हारे ब्लड गॉड को सेक्रीफाइस करूंगा, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ देखने के बाद मैं तुम्हें ब्लड डीमन सेट के अंदर ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो। तभी लू फेंग बोलता लेकिन तुमने ऑलरेडी मेरी कॉपी बना ली है, उसके बावजूद भी तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ पे सरेंडर करूँ। इसका मतलब लगता है ये है कि ये जो कॉपी है मिरर स्पेस को छोड़ नहीं जा सकती और अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो वो कॉपी भी अपने आप ही मर जाएगी। ये सब पता करने के बाद लू फेंग हंसने लगता है और बोलता है तुमने यहाँ पे अपने ही मुंह से मुझे अपना प्लान बता दिया। क्या तुम सच में दुनिया को इतनी जल्दी पता करवाना चाहते थे कि तुम यहाँ पे ब्लड डीमन को वापस जिंदा करना चाहते हो। वैसे अगर ब्लड डीमन खत्म हो चुका है तो आखिर तुम्हें उसे जिंदा क्यों ही करना है, क्योंकि विलन्स को ऐसे ही नहीं मारा जाता, उनको मारने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मिरर डीमन काफी सीरियसली बोलता है
क्या यहाँ पे किसी मरे हुए इंसान से कुछ पाना जरूरी है? लू फेंग बोलता सच में तुम एक बहुत बड़े इडियट हो। नहीं मैं समझ सकता कि तुम यहाँ पे थर्ड रैंक में क्यों आए हो। थर्ड रैंक का नाम सुनते मिरर डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लू फेंग को बर्न ब्राइट शॉट से अटैक करता है। लू फेंग मिरर डीमन को गुस्सा दिला के यही करना चाहता था। इसने यहाँ मिरर डीमन से इसलिए इतनी देर तक बात करी क्योंकि वो यहाँ पे उसको प्रोवोक कर सके। तो बर्न ब्राइट शॉट के अटैक को लेके देखना चाहता था कि वज्र बॉडी की लिमिट आखिर कितनी ज्यादा है। इसीलिए लू फेंग अपने फायर मास्टर टैलेंट को भी बंद कर देता है और वो स्ट्राइक सीधे अपने ऊपर ले लेता है। उस स्ट्राइक के लू फेंग को लगते काफी ज्यादा धमाका होता है। लू फेंग को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि उसके ऊपर यहाँ पे एक मिरर डीमन ने अटैक किया है। इसी वजह से लू फेंग के डिफेंस के अंदर 1000 पॉइंट ऐड होते हैं और सिस्टम आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेट करता है, आपने यहाँ पे वज्र बॉडी की लिमिट को तोड़ दिया है। इसीलिए आपकी वज्र बॉडी इवॉल्व होके वज्र अनब्रेकेबल बॉडी हो जाती है। सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ लू फेंग अपने आप को और ज्यादा पावरफुल फील कर पा रहा होता है। उसके बाद लू फेंग मिरर डीमन को और ज्यादा प्रोवोक करता है और बोलता है नंबर 3 क्या तेरे अंदर इतनी पावर है? नंबर 3 सुनते मिरर डीमन और ज्यादा पागल हो जाता है और बर्न ब्राइट शॉट से लू फेंग के ऊपर 10-12 बार अटैक कर देता है। और इस वजह से लू फेंग का डिफेंस लगातार 1000 पॉइंट से बढ़ रहा होता है। इतने सारे लगातार अनसक्सेसफुल अटैक की वजह से मिरर डीमन का स्टेमिना लगभग खत्म होने के कगार पे होता है। वो कांपते हुए बोलता है लू फेंग आखिर तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है? तुम्हारे ऊपर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल के इतने सारे अटैक भी कोई काम नहीं कर रहे। तभी लू फेंग मिरर डीमन को बोलता तुम मेरी कॉपी हो, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं पता कि मेरी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ इवॉल्व नहीं हो पाए? ये बात सुन के मिरर डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इवॉल्व? आखिर इसका मतलब क्या है? और ऐसे रेस्पॉन्स के बाद लू फेंग समझ जाता है आखिर मिरर डीमन की वीकनेस क्या है। मिरर डीमन जिस टाइम में जो कोई बनाएगा वो उसी टाइम में फिक्स हो जाएगी, तो टाइम के साथ साथ इवॉल्व नहीं हो सकती। और इस चीज से मैं समझ सकता हूँ कि मिरर डीमन 2 साल पहले कैसे हारा था। पक्का किसी न किसी को इसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया होगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग मिरर डीमन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी पावरफुल मूव है फटाफट चलो मेरे ऊपर यूज कर लो, वरना ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। उसके बाद लू फेंग मिरर डीमन को इशारा देता है कि वो उसे मार देगा। मिरर डीमन इस बात से काफी डर गया होता है और पीछे की तरफ खिसकने लगता है। ये सब देखने में लू फेंग को समझ में आया था कि मिरर डीमन कुछ भी नहीं है, वो बस यहाँ पे लोगों की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। हालांकि ये जो पावर है दूसरों के खिलाफ काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्योंकि वो लू फेंग के सिस्टम को कॉपी नहीं कर पाया, ये जो कॉपी है उसे सारे अटैक कर सकता है, यहाँ तक इसे सबसे पावरफुल अटैक बर्न ब्राइट शॉट भी कर सकता है। और लू फेंग सोचता है इसने ग्रैंड मास्टर लेवल के बर्न ब्राइट शॉट टेक्निक का यूज किया तो उससे मेरी वज्र बॉडी पे काफी ज्यादा हार्म हुआ था, पर अब जब मेरी वज्र बॉडी इवॉल्व होके वज्र अनब्रेकेबल बॉडी बन चुकी है तो क्या ये बर्न ब्राइट शॉट अभी मुझे हार्म कर सकती है? नहीं। इसीलिए लू फेंग चाहता था कि मिरर डीमन के ऊपर बर्न ब्राइट शॉट से अटैक करे ताकि लू फेंग अपनी वज्र अनब्रेकेबल बॉडी को टेस्ट कर सके। लू फेंग अचानक से मिरर डीमन के पीछे आ जाता है और एक काफी जोरदार पंच मारते हुए उस गोल्डन बेल शील्ड को तोड़ देता है। मिरर डीमन ये सब देख के काफी शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लू फेंग के पंच से अभी मिरर डीमन हवा के अंदर उड़ ही रहा होता है। अभी लू फेंग काफी तगड़ी जंप मारते हुए मिरर डीमन के ऊपर आ जाता है और डिफेंसलेस मिरर डीमन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है और उसके बाद मिरर डीमन नीचे गिरता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। वो रोते हुए बोल रहा था कि ओरिजिनल कॉपी से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। तभी लू फेंग मिरर डीमन के सर पे पांव रखते हुए बोलता है अगर ये तुम्हारा लास्ट वर्ड है तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलना चाहूंगा। और मिरर डीमन वहाँ पे मरने से काफी ज्यादा डर रहा होता है। मिरर डीमन लू फेंग से बोलता है तुम मुझे यहाँ पे मार नहीं सकते, मैं ब्लड डीमन लॉर्ड का फेवरेट सबऑर्डिनेट हूँ, मेरे ऊपर यहाँ पे उनका मार्क लगा हुआ है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो वो मार्क तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और जो ब्लड डीमन लॉर्ड है वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद लू फेंग वहाँ पे हंसने लगता है और लू फेंग बोलता है ये तो मेरे बाय वन और गेट वन वाली डील है, इसका मतलब मुझे पक्का तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुनने के बाद मिरर डीमन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, यहाँ पे कुछ भी उसके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। उसके बाद वो लू फेंग को डराते हुए बोला तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं, ब्लड डीमन लॉर्ड की पावर ग्रैंड मास्टर लेवल से बहुत ज्यादा है, उनके लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन वही लू फेंग का फेस देख मिरर डीमन और ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है क्योंकि लू फेंग वहाँ पे और ज्यादा एक्साइटेड होता है। लू फेंग बोलता है ग्रैंड मास्टर से ऊपर लेवल का, ये तो सच में एकदम फैंटास्टिक है। और लू फेंग की तरफ से मिल रहे ऐसे रेस्पॉन्स की वजह से मिरर डीमन पूरी से पागल हो गया होता है। रोते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, भले मेरे नाम के पीछे डीमन लगा हो लेकिन रियलिटी के अंदर ये बंदा डीमन है। उसके बाद लू फेंग मिरर डीमन को गर्दन से उठा लेता है और बोलता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि मेरे ऊपर ब्लड डीमन का मार्क आएगा? मेरे ऊपर वो मार्क छोड़े बिना मरना मत, वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। मिरर डीमन सोचा था पता नहीं मैंने क्यों इस डीमन को यहाँ पे बुला लिया। मिरर डीमन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लू फेंग यहाँ पे सच में उसको मारना चाहता है। आखिर यहाँ पे ये बंदा ऐसे कैसे हो सकता है? तो याद है ब्लड डीमन लॉर्ड का सिर्फ नाम ही इतना काफी था कि ऐसे बच्चे तो नाम सुनते पैंट के अंदर टॉयलेट कर देते थे, लेकिन यार लॉर्ड ब्लड डीमन के मार्क से भी ये बंदा बिल्कुल भी नहीं डर रहा। लू फेंग अपनी ग्रिप को टाइट करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है, तुमने ऑलरेडी ब्लैक वाटर विलेज के लोगों के सोल को यूज करते हुए मुझे बहुत बार धोखा दे दिया है, तो इसीलिए तुम्हारा मानना तो यहाँ पे पक्का है ही है। वही मिरर डीमन जिसके डर के हमारे पसीने छूट रहे होते हैं वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे धोखा नहीं दे रहा था, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे डरा के भगाना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि तुम तो मेरे से भी बड़े डीमन निकलोगे। तभी लू फेंग अपना पंच बनाते हुए बोलता है सबसे बड़ी बात तो ये कि तुमने यहाँ पे मुझसे ट्रिक करके मेरे 2 कॉपर कॉइन मुझसे ले लिए। तभी मिरर डीमन बोलता है कि तुम कौन से कॉइन की बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पे कॉइन की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिरर डीमन हंसते हुए बोलता है विलन्स मरते हैं
क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे विलन मैं नहीं बल्कि तुम हो, और तुम ही वो हो जो कि मरने वाला है। और जैसे ही वो ये बोलता है उसकी बॉडी ब्लैक कलर के स्मोक के अंदर चेंज हो जाती है, सीधे लू फेंग की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। मिरर डीमन यहाँ पे ये चाहता है कि वो लू फेंग को अपना स्लेव बना ले, लेकिन वही मिरर डीमन की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी। अगर यहाँ पे कोई और बंदा होता तो वो इजिली फंस जाता, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तो ये तो कभी फंस नहीं सकता। मिरर डीमन के एंटर करने से पहले लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके ऊपर यहाँ पे मिरर डीमन ने अटैक किया है। मिरर डीमन को यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर से निकाला जा रहा है। तभी हम देखते हैं मिरर डीमन लू फेंग की बॉडी के अंदर चिल्लाने लगता है। तो वही हम देखते हैं लू फेंग भी मिरर इमेज क्लोन टेक्निक को मास्टर कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर मिरर डीमन के पास पहुंच जाता है। मिरर डीमन वहाँ पे बस कम्प्लीटली डिजॉल्व होने ही वाला होता है। बोल रहा था प्लीज ब्लड गॉड मुझे बचा लीजिए। तभी हम देखते हैं मिरर डीमन के अंदर से एक ब्लड का ड्रॉप बाहर निकलता है। वो ड्रॉप बोलता है तुम सच में कचरा हो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पे पावर देके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब होने के बाद तुम मेरे पास 10,000 लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए लेके आओगे। और ये जो ब्लड ड्रॉप थी ये ब्लड डीमन के एसेंस में से एक थी, और जब ये ब्लड ड्रॉप लू फेंग की बॉडी के अंदर होता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो यहाँ पे कैसे भी करके लू फेंग की बॉडी को अपनी वेसल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। और तभी हम देखते हैं लू फेंग की बॉडी से बाहर निकलने के बाद वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर चेंज हो जाता है, लू फेंग के आसपास के एरिया के अंदर फैल जाता है। तभी मिरर डीमन का तो मिरर स्पेस होता है वो लाल कलर के अंदर चेंज होने लगता है, और हम देखते हैं वो लाल कलर की मिस्ट लू फेंग के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो उसकी बॉडी को अपने लिए वेसल बना सके। लू फेंग को सिस्टम अलर्ट देता है कि आपके ऊपर ब्लड गॉड ने अटैक किया है, आपकी ब्लड लाइन कंसंट्रेशन को लगातार +10 पॉइंट से इंक्रीज किया जा रहा है। और सिस्टम के अलर्ट के साथ ब्लड गॉड काफी जोर चिल्लाता है क्योंकि वो वहाँ पे खत्म हो रहा होता है। सिस्टम लू फेंग को कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है आपको यहाँ पे एक डिवाइन एबिलिटी मिलती है जिसका नाम है मिरर इमेज क्लोन। ये यहाँ पे आपके पास एक क्लोन बना देगा जो कि बिल्कुल आपकी अपीयरेंस और स्ट्रेंथ का होगा, और ये जो क्लोन है वो कितनी देर तक रहेगा वो होस्ट के कल्टीवेशन लेवल पे डिपेंड करेगा, और आपके अभी के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ये लगभग 5 मिनट तक रहेगा। मिरर इमेज क्लोन की डिस्क्रिप्शन देखने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लू फेंग बोलते हैं मिरर डीमन की स्किल का एक अपग्रेड वर्जन है, मेरी स्किल का कोई स्पेस लिमिटेशन नहीं है, मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे ड्यूरेशन काफी ज्यादा कम है लेकिन वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टाइम के साथ साथ मेरा कल्टीवेशन लेवल भी तो बढ़ेगा ही। और तभी हम देखते हैं सिस्टम वापस से लू फेंग को अलर्ट देता है और बोलता है आपका ब्लड लाइन कंसंट्रेशन आपकी क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच चुका है, आपकी ब्लड लाइन को अब यहाँ पे अवेकन किया जा सकता है। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो बोलता है लगता है आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी आखिर ये ब्लड लाइन अवेकनिंग होती क्या है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है ब्लड लाइन अवेकनिंग बहुत जरूरी चीज होती है। अभी हम देखते हैं लू फेंग की बॉडी में से कुछ बाहर निकलता है, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो ब्लड डीमन की सोल है क्योंकि निकलने के बाद लू फेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आपके ऊपर ब्लड डीमन के बचे हुए सोल ने अटैक किया है, आपकी सोल पावर यहाँ पे +100 पॉइंट से लगातार इंक्रीज हो रही है। और सिस्टम के इसी अलर्ट के साथ ब्लड डीमन की सोल लगातार गायब होना स्टार्ट हो जाती है। एंड में चिल्लाने के बाद मिरर स्पेस के अंदर वो सोल गायब हो जाती है। तभी सिस्टम लू फेंग को अलर्ट देता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे इतनी बार ब्रेक थ्रू किया है कि आपकी सोल पावर भी लिमिट पे है, इसीलिए आपको यहाँ पे टैलेंट मिलता है जिसका नाम है शार्प ईयर्स एंड ब्राइट आईज। इस स्किल की हेल्प से आप यहाँ पे जो भी देखोगे वो बिल्कुल नहीं भूलोगे। आपको यहाँ पे क्लियर और ब्राइट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, इनर विजन और स्पिरिचुअल सेंस मिलता है। यहाँ तक कि जो ब्लड गॉड था वो भी लू फेंग के एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर ऐड हो जाता है, जिस वजह से लू फेंग यहाँ पे लगातार लेवल अप कर रहा होता है। और वहीं लू फेंग को ब्लड डीमन की मेमोरी के फ्रेगमेंट्स मिले होते हैं, और इन सारे फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद लू फेंग को पता चलता है ब्लड डीमन को यहाँ पे राइटियस अलायंस वालों ने बहुत साल पहले सीज कर दिया था ताकि ब्लड डीमन यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन उसका जो एसेंस है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो ब्लड डीमन का एसेंस था वो ब्लड गॉड के 36 ड्रॉप के अंदर चेंज हो चुका है, और यहाँ पे ब्लड डीमन को वापस से ठीक करने के लिए बहुत सारे ब्लड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ब्लड गॉड का हर एक ड्रॉप जितने ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जल्दी ब्लड डीमन के इस वर्ल्ड के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लू फेंग बोलता है हमें यहाँ पे नहीं पता पिछले 2 साल के अंदर ब्लड डीमन सेट वालों ने क्या क्या किया है ताकि वो लोग ब्लड डीमन को यहाँ पे वापस से बुला सके। हालांकि अब लू फेंग यहाँ पे ब्लड गॉड के ड्रॉप के साथ मर्ज हो चुका है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो ब्लड डीमन है वापस नहीं आ सकता। ऐसा करने से बस ये हुआ कि उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। ये सारी डिटेल को चेक करने के बाद लू फेंग अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस को एग्जामिन करने लगता है। सिस्टम उसे बोल रहा था कि उसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग हो रही है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। इसीलिए लू फेंग पूछता सिस्टम आके मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। सिस्टम रिप्लाई करता ब्लड लाइन की जो पावर होती है वो इनहेरेंट होती है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि सिस्टम उसे प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इस चीज के अंदर सिस्टम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और उसको अपनी ब्लड लाइन को खुद से अवेकन करना होगा। उसकी आखिर एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन क्या होने वाली है वो अवेकनिंग होने के बाद ही उसे पता चलेगी। हालांकि इस करंट लोकेशन के अंदर ब्लड लाइन अवेकनिंग पॉसिबल नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी ये रहेगा कि आप वेट करके डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर चले जाएं। ये चीज समझने का लू फेंग चीज को ज्यादा नहीं खींचता, अपनी दूसरी स्किल्स के बारे में पूछने लगता है। सिस्टम उसके सारे नए टैलेंट के बारे में उसको डिटेल इंट्रोडक्शन देता है। सबसे पहले आपको जो टैलेंट आता है वो है शार्प ईयर्स एंड ब्राइट आईज। ये आपके सुनने की और देखने की एबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पे आपकी सेकंड एबिलिटी है नेवर फॉरगेट व्हाट यू सी। इस एबिलिटी की हेल्प से आप जो भी पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे।
थर्ड है क्लियर एंड ब्राइट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। ये स्किल आपको किसी भी डीमन के इल्यूजन से बचने में हेल्प करती है और किसी भी डीमन के अटैक के वक्त आपका दिमाग काफी ज्यादा शांत रखती है और साथ में स्किल की हेल्प से आप कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ लोगे। फोर्थ है इंटरनल विजन। इसकी हेल्प से आप अपने इंटरनल ऑर्गन, मेरिडियन और एलेक्सी फील्ड को देख सकते हैं। हालांकि ये स्किल उतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये स्किल कल्टीवेट करते हुए काफी ज्यादा काम आ सकती है कि आप बहुत इजीली अपने मेरिडियंस को देख पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके एनर्जी फ्लो के अंदर कहाँ पे दिक्कत आ रही है और ये स्किल हमेशा आपको कल्टीवेशन के रॉन्ग पाथ पे जाने से बचा लेगी। आपकी जो यहाँ फिफ्थ स्किल है उसका नाम है स्पिरिचुअल सेंस। इसकी हेल्प से आप दूर से किसी भी डेंजर को देख पाएंगे। अगर यहाँ पे आपके बारे में कोई बुरा सोच है तो वो भी पता चल जाएगा और अगर आपके पीछे कोई स्पाई भी लगा तो भी आप उसको सेंस कर पाएंगे। और इन सब के साथ में लू फेंग को एक और स्किल मिली होती है जो कि ब्लड डीमन की तरफ से होती है। ये ब्लड डीमन की 36 टेक्निक में से एक है जिसका नाम है रीबर्थ फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ ब्लड। ये ब्लड डीमन को वापस लाने की एक बेसिक स्किल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो आपकी बॉडी के एक सिंगल ब्लड से भी आपको वापस रिबॉर्न कराया जा सकता है। ये स्किल एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि आपकी लाइफ बचा सकती है। लू फेंग बोलता है इस स्किल के साथ अगर आप अपने ब्लड को स्टोर करके कहीं और रख देते हैं तो ये एक तरीके से ऐसा होता है जैसे कि आपने एक और लाइफ रख रखी है। सच में मेरा काफी ज्यादा फायदा हो गया। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे इतनी पावरफुल स्किल मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो कितने भी डिमन के खिलाफ जा सकता हूँ। तभी उस स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक पड़ने लगते हैं और उनमें से एक मिरर का पीस टूटता है और सीधे लू फेंग के सर पे गिरता है। लू फेंग को रियलाइज होता है क्योंकि मेरा डिमन मर चुका है, इसीलिए लगता है कि पूरा मिरर स्पेस टूटने वाला है। और जब मिरर स्पेस पूरी तरह से टूट जाता है तो लू फेंग खुद को ड्राई बॉन फॉरेस्ट के अंदर पाता है, लेकिन फैटी वैंग और जू फेंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते। जैसे ही लू फेंग उनको बुलाने वाला होता है वो दोनों ही मिरर स्पेस से बाहर गिरते हैं और जू फेंग जब देखते हैं कि वो लोग वापस से ड्राई बॉन फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं तो उसको ये बात काफी अजीब लग रही होती है। वही फैटी वैंग बोलते हैं पक्का मिरर डीमन की एक और ट्रिक है। लू फेंग उन लोग के पास जाता है, उन लोग को एक्सप्लेन करता है कि मैंने यहाँ पे मिरर डीमन को मार दिया। उसके वहाँ पे मरते ये मिरर स्पेस पूरी तरह से टूट गया। लेकिन वही जो फैटी वैंग और जू फेंग होते हैं वो लू फेंग को देख इसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे होते कि वैसे ये मिरर डीमन कोई नॉर्मल डीमन नहीं था, वो 7 डीमन जनरल में से एक था। कोई बंदा जो कि ग्रैंड मास्टर भी नहीं है आखिर उसको कैसे मार सकता है। इसलिए लू फेंग का क्लेम उनको बिल्कुल फेक लग रहा होता है। तभी लू फेंग उन लोगों को ज्यादा कुछ बोल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो जू फेंग का हेडबेट बाहर निकालता है और अपने सर के ऊपर लगा देता है और बोलता है अगर तुम लोग को मेरे को भरोसा नहीं तो अपना नाइफ निकालो, मुझे लास्ट टाइम इधर काट के देखो, इस तरह तुमको पता चल जाएगा कि मैं रियल हूँ या नहीं। इस बात से फैटी वैंग और जू फेंग दोनों इस बात पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद को ब्लेड से काटने के लिए बोले। लेकिन तभी उस डार्क डोमेन की स्पेस के अंदर भी क्रैक पड़ने लगता है और वो पूरा का पूरा एरिया काफी बुरी तरह से टूटने लगता है। और जू फेंग जब देखते कि पूरा का पूरा डार्क डोमेन टूट रहा है तो वो बोलता है कि हमें यहाँ से फटाफट भागना होगा क्योंकि अगर इसके पूरे टूटने से पहले हम लोग यहाँ से नहीं गए तो शायद से हम लोग यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो लोग फटाफट से विलेज एंट्रेंस की तरफ भागने लगते हैं जो कि इस डार्क डोमेन का एग्जिट भी होता है क्योंकि वैसे भी जब ये डार्क डोमेन टूट रहा है तो उसका एग्जिट भी पक्का खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले वो लोग आगे बढ़ पाते हैं, उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं। फैटी वैंग और जू फेंग दोनों ही भाग रहे होते हैं लेकिन लू फेंग वहीं पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लू फेंग उन लोगों को बोलते तुम लोग फटाफट से आगे की तरफ जाओ, मैं इन लोगों को यहाँ पे थोड़ा खत्म करके आता हूँ। लेकिन लू फेंग यहाँ पे सोच रहा होता है अगर ये डार्क डोमेन टूटेगी तो मेरा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और इस डार्क डोमेन के नीचे आने में मुझे पता चल जाएगा कि आखिर एक स्पेशल फोर्स क्या होती है। साथ में मैं फैटी वैंग और जू फेंग को काफी ज्यादा इम्प्रेस भी कर सकता हूँ। इस तरीके से एक तीर से मेरे 2 काम हो जाएंगे। सच में मैं काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान हूँ। लेकिन वही जो फैटी वैंग होता है वो लू फेंग को बोलता है ये जो सारे सोल्स है वो सब नॉर्मल इंसान है, भले वो लोग सोल बन चुके लेकिन वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग हमारी स्पीड को कभी भी कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल भी लगता है वहाँ पे रहकर फाइट करने का कोई मतलब है। ये सुनने के बाद लू फेंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो आता है। फैटी वैंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा बात क्यों करते हो, क्या मैं यहाँ पे तुम लोग कवर नहीं दे सकता ताकि तुम लोग यहाँ से भाग सको। तुम लोग चलो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे मत बिगाड़ो। फैटी वैंग अभी भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन तभी जू फेंग उसका मुंह पकड़ लेता है क्योंकि वो काफी होशियार था। जू फेंग फैटी वैंग को बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी लू फेंग अपने पूरे गुस्से को सोल्स के ऊपर उतारने लगता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन सोल के कमजोर होने की वजह से लू फेंग को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। वो अपने पंचे से सारे सोल्स को खत्म करने लगता है और तभी जो डार्क डोमेन का स्पेस होता है वो पूरी तरह टूटना चालू हो जाता है। वहाँ के जो स्पेशल क्रैक होते हैं लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही स्पेशल क्रैक लू फेंग को लगते हैं लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर मेरे डीमन ने अटैक किया है, आपका स्पेशल एट्रीब्यूट प्लस 100 पॉइंट से लगातार इंक्रीज हो रहा है। तभी सिस्टम लू फेंग को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे अदर डायमेंशनल स्पेस मिलता है। और जैसे ही सिस्टम ये बताता है लू फेंग अपनी आंखें खोलता है और अदर डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है। लू फेंग बोलता लगता है मेरी पर्सनल स्पेस है, बिल्कुल एक डार्क डोमेन की तरह। ऐसा भी कह सकते कि मैंने अपना एक मिनी वर्ल्ड बना लिया। यहाँ पे मैं अपने लिए स्टोरेज बना सकता हूँ, काफी सारे घर बना सकता हूँ और साथ में फार्मिंग कर सकता हूँ। और यहाँ के जो रूल्स है वो काफी स्टेबल है, बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड की तरह। यहाँ तक कि जो अदर डायमेंशनल स्पेस है वो पूरे ब्लैक वाटर विलेज को कवर कर सकती है। इस स्पेस का मास्टर मैं हूँ। मैं यहाँ पे अपने डीमन स्लेव्स को रख सकता हूँ और वो डीमन स्लेव बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ पे जी पाएंगे और वो हर वक्त यहाँ पे मेरी बात मानने के लिए तैयार रहेंगे। और सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ लू फेंग सोचने लगता है मेरी किस्मत यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पे मैं बहुत सारी
ऐसी ऐसी चीजें कर पाऊंगा जो कि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं कर सकता। तभी लू फेंग के सपने के बीच में सिस्टम बोलता है, होस्ट आपके जो सबऑर्डिनेट वो बाहर वेट कर रहे हैं, क्या हमको अब यहाँ से चलना चाहिए। लू फेंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। उसके ये बोलते उसके सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल अपीयर होता है। लू फेंग उस पोर्टल की हेल्प से वहाँ से बाहर निकल जाता है। वही फैटी वैंग और जू फैन दोनों ही एग्जिट की तरफ देख रहे होते हैं। कहते हैं कि ये एग्जिट तो बंद होने लगा, हम लोग क्या करें। तभी जू फैन बोलता है, मुझे लगता है ब्रदर लू सोल से रिवेंज ले रहे हैं क्योंकि उन सारे सोल से उनको बेवकूफ बनाया था। फैटी वैंग बोला, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी यहाँ पे यही लगता है, लेकिन सच में ब्रदर लू बहुत बड़े बेवकूफ है क्योंकि उन सोल्स ने उनको बेवकूफ बना दिया, इसीलिए वो वहाँ पे रिवेंज लेने के लिए रुक गए। और मुझे एक बात था, अगर 2 कॉपर कॉइन के चक्कर में उनकी जान चली गई तो आखिर वो क्या करेंगे। और अब जो ये पोर्टल है वो बंद होने के कगार पे है, पता नहीं वो यहाँ पे आ भी पाएंगे या नहीं। लगता है वो भी उन सोल के साथ उसी वर्ल्ड के अंदर फंस जाएंगे। लेकिन क्योंकि अपने पोर्टल की हेल्प से लू फेंग उनके पीछे आ गया होता है, वो जू फैन और फैटी वैंग की सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है। तभी लू फेंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो वुड किंग स्वॉर्ड को फैटी वैंग के गले पे रख देता है। वुड किंग स्वॉर्ड को देखते ही फैटी वैंग चुप हो जाता है और अपनी बातों को चेंज करते हुए बोलता है, ब्रदर लू आखिर आप सेफली वापस आ ही गए, मैं इतने टाइम बाहर वेट करके आपके लिए प्रे ही कर रहा था। तभी लू फेंग बोलता है, बाहर में जाओ, मैं यहाँ पे आज काफी अच्छे मूड में हूँ, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जाकर रिवॉर्ड दूंगा। हालांकि पता नहीं अगर मेरा मूड चेंज हो गया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। और जैसे वो लोग डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर पहुंचते हैं, वो लोग सारे इंसिडेंट को ही फिंगर को बताते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे ब्लैक वाटर विलेज के अंदर मेरे डीमन को हराया। तभी ही फिंगर लू फेंग के टोकन को देख के काफी शॉक हो रहा होता है। तभी लू फेंग बोलता, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो आप मेरे टोकन के अंदर डेथ वाला फील कर सकते हैं, वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलता ना। तभी ही फिंगर अपने सर के ऊपर 2 उंगली रखता है और बोलता है, अगर मुझे यहाँ पता चला कि तुमने यहाँ पे चीट किया है तो लू फेंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी ही फिंगर एक स्पेस के अंदर डेथ वाला के साथ आता है, वहाँ पे चेक करने लगता है कि आखिर कौन कौन से डीमंस को मारा गया है, यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग डीमन को मारा गया है। वो इस बात पे डिपेंड करके कि आखिर वहाँ की स्ट्रिप कितनी ज्यादा मोटी है। ही फिंगर नोटिस करता है कि लू फेंग ने जितने मॉन्स्टर को मारा है उनमें से ज्यादातर का लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं था, सबके सब लगभग एनर्जी गैदरिंग रीजन के 4th लेवल पे थे। और उनमें से एक बहुत मोटी स्ट्रिप थी जो कि ये दिखाई थी कि लू फेंग ने मेरे डीमन को मारा है। और टोकन स्पेस से बाहर आने के बाद ही फिंगर सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या करे कि इसका पूरा क्रेडिट उसको मिल जाए। उसके बाद वो लू फेंग को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जाके आराम से रेस्ट करो। वो इस टोकन को रखेगा और अपने हायर अप को रिपोर्ट करेगा ताकि उन लोगों को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। तभी लू फेंग उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन वो साथ में सोच रहा होता है कि आखिर ही फिंगर अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया, शायद से पक्का इसके पीछे उसका कोई मोटिव है। हालांकि इसको जो भी गड़बड़ लग रही होती है वो उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ही फिंगर अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वो अपने सामने एक वॉल को देखता है जहाँ पे बहुत सारे टोकन होते हैं। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो लू फेंग के टोकन को कहाँ रखे। तभी वहाँ पे ही फिंगर की आवाज आती है जो की बोल रही होती है, ही फिंगर आखिर तुम इतने खुश क्यों हो। लू फेंग वहाँ पे आया होता है और ही फिंगर को ग्रीट करता है। फिंगर बोलता है, लू फेंग तुम मेरी छुप के बात नहीं सुन सकते, ये एक बहुत ही बेकार हैबिट है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से खुश हूँ, तुमने यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है तो उस वजह से मेरा भी यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा। लू फेंग बोलता है, हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे तो बस यहाँ पे ये डर लगा हुआ था कहीं आप मेरी अचीवमेंट का पूरा क्रेडिट ना खा जाए। ही फिंगर काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लू फेंग के सामने अपने आप को टफ दिखाता है। ही फिंगर बोलता है, लू फेंग क्या तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो, मैं यहाँ पे कभी भी किसी और का अचीवमेंट नहीं खाता, तुम्हारे टोकन की डिटेल्स को ऑलरेडी डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर रजिस्टर कर दिया गया है, क्या तुम्हें यहाँ पे मुझसे कुछ और पूछना है। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं पूछना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लू फेंग को वहाँ से भेजने के बाद ही फिंगर डोर के आसपास देखने लगता है और जैसे ही वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है वहाँ पे डोर को सही से बंद कर देता है और वो यहाँ पे अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता। ही फिंगर बोलता है, उस पागल लड़के ने मेरे को भरोसा कर लिया, भले ही वो टोकन उसका हो लेकिन एक फॉर्मेशन की हेल्प से मैं अपने ऑरा को उसके अंदर डाल सकता हूँ। मुझे बस अपने ऑरा को ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्मेशन का मास्टर को ढूंढना होगा और उसके बाद इस टोकन का सारा क्रेडिट मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है इसीलिए अगर वो कुछ बोलेगा भी तो भी कोई उसकी बात भरोसा नहीं करेगा। इस अचीवमेंट के साथ मेरा प्रमोशन और तरह के डीमन सॉर्सर के तौर पे पक्का है। और अभी ही फिंगर ये सब बोल ही रहा होता तभी हम देखते कि लू फेंग ने ये सब देख लिया होता है और वो इस बार यहाँ पे विंडो से आया होता है। लू फेंग बोलता है कि तुम अब किस बात पे हंस